जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है। यह टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट से मिलकर बनी है और हमारा पहला टेस्ट जो कि डेमो था, सभी के लिए निःशुल्क था, 30 मई को संचालित हो चुका है। यह टेस्ट पेपर 4 एथिक्स का रहा। साथ ही साथ जैसा हमने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक टेस्ट की मॉडल आंसर की डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी पेपर 4 एथिक्स के बारे में आप सभी को देंगे, जो एक एमपीपीएससी एस्पायरेंट को जानना आवश्यक होती है। पहली जानकारी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। यह पेपर 200 मार्क्स कवर करता है। टाइम अर्थात इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो 3 आवर्स का टाइम इस पेपर के लिए मिलता है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 3 मार्कर में आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना होता है, जो कि आगे के या पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की ही तरह है। इस पेपर में एक डिफरेंस आता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां स्टार्टिंग के 3 पेपर 100 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, वहीं इसमें 6 मार्क्स में 150 वर्ड्स की डिमांड की जाती है। फोर्थ है कि एथिक्स के पेपर में जो कॉपी मिलती है उसमें कितने पेजेस होते हैं। जहां अन्य पेपर में पार्ट में डिवाइड रहते हैं सब्जेक्ट, और प्रत्येक पार्ट वाइज 32 पेज की कॉपी मिलती है, वहीं एथिक्स के पेपर में 48 पेज की एक कॉपी विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। आगे हम इस पेपर में मार्क्स डिवीजन देखेंगे कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 3 मार्क के 15 क्वेश्चन होते हैं जो 45 मार्क्स कवर करते हैं। 6 मार्क्स के भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो 19 मार्क्स कवर करते हैं, और साथ ही साथ 65 मार्क्स की इसमें केस स्टडी आती है। केस स्टडी क्या है कि जो आपका सिलेबस दिया है उन्हीं के बिंदु के आधार पर विभिन्न स्थितियां या प्रकरण आपको दिए जाते हैं, और उन स्थितियों में आपसे निर्णय लेने की क्षमता आपकी देखी जाती है। जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है। यह टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट से मिलकर बनी है और हमारा पहला टेस्ट जो कि डेमो था, सभी के लिए निःशुल्क था, 30 मई को संचालित हो चुका है। यह टेस्ट पेपर 4 एथिक्स का रहा। साथ ही साथ जैसा हमने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक टेस्ट की मॉडल आंसर की डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी पेपर 4 एथिक्स के बारे में आप सभी को देंगे, जो एक एमपीपीएससी एस्पायरेंट को जानना आवश्यक होती है। पहली जानकारी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। यह पेपर 200 मार्क्स कवर करता है। टाइम अर्थात इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो 3 आवर्स का टाइम इस पेपर के लिए मिलता है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 3 मार्कर में आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना होता है, जो कि आगे के या पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की ही तरह है। इस पेपर में एक डिफरेंस आता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां स्टार्टिंग के 3 पेपर 100 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, वहीं इसमें 6 मार्क्स में 150 वर्ड्स की डिमांड की जाती है। फोर्थ है कि एथिक्स के पेपर में जो कॉपी मिलती है उसमें कितने पेजेस होते हैं। जहां अन्य पेपर में पार्ट में डिवाइड रहते हैं सब्जेक्ट, और प्रत्येक पार्ट वाइज 32 पेज की कॉपी मिलती है, वहीं एथिक्स के पेपर में 48 पेज की एक कॉपी विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। आगे हम इस पेपर में मार्क्स डिवीजन देखेंगे कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 3 मार्क के 15 क्वेश्चन होते हैं जो 45 मार्क्स कवर करते हैं। 6 मार्क्स के भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो 19 मार्क्स कवर करते हैं, और साथ ही साथ 65 मार्क्स की इसमें केस स्टडी आती है। केस स्टडी क्या है कि जो आपका सिलेबस दिया है उन्हीं के बिंदु के आधार पर विभिन्न स्थितियां या प्रकरण आपको दिए जाते हैं, और उन स्थितियों में आपसे निर्णय लेने की क्षमता आपकी देखी जाती है। जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है। यह टेस्ट सीरीज 35 टेस्ट से मिलकर बनी है
और हमारा पहला टेस्ट जो कि डेमो था, सभी के लिए निःशुल्क था, 30 मई को संचालित हो चुका है। यह टेस्ट पेपर 4 एथिक्स का रहा। साथ ही साथ जैसा हमने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक टेस्ट की मॉडल आंसर की डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी पेपर 4 एथिक्स के बारे में आप सभी को देंगे, जो एक MPPSC एस्पायरेंट को जानना आवश्यक होती है। पहली जानकारी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। यह पेपर 200 मार्क्स कवर करता है। टाइम अर्थात इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो 3 आवर्स का टाइम इस पेपर के लिए मिलता है। वर्ड लिमिट की बात करें तो 3 मार्कर में आपको 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना होता है, जो कि आगे के या पेपर 1st, 2nd, 3rd की ही तरह है। इस पेपर में एक डिफरेंस आता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां स्टार्टिंग के 3 पेपर 100 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, वहीं इसमें 6 मार्क्स में 150 वर्ड्स की डिमांड की जाती है। फोर्थ है कि एथिक्स के पेपर में जो कॉपी मिलती है उसमें कितने पेजेस होते हैं। जहां अन्य पेपर में पार्ट में डिवाइड रहते हैं सब्जेक्ट, और प्रत्येक पार्ट वाइज 32 पेज की कॉपी मिलती है, वहीं एथिक्स के पेपर में 48 पेज की एक कॉपी विद्यार्थी को उपलब्ध कराई जाती है। आगे हम इस पेपर में मार्क्स डिवीजन देखेंगे कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, 3 मार्क के 15 क्वेश्चन होते हैं जो 45 मार्क्स कवर करते हैं। 6 मार्क्स के भी 15 क्वेश्चन होते हैं जो 19 मार्क्स कवर करते हैं, और साथ ही साथ 65 मार्क्स की इसमें केस स्टडी आती है। केस स्टडी क्या है कि जो आपका सिलेबस दिया है उन्हीं के बिंदु के आधार पर विभिन्न स्थितियां या प्रकरण आपको दिए जाते हैं, और उन स्थितियों में आपसे निर्णय लेने की क्षमता आपकी देखी जाती है। आज हम हमारी ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन प्रारंभ कर रहे हैं। पहला हमारा टेस्ट रहा था एथिक्स का, और एथिक्स में हमने 3 मार्कर में पहला क्वेश्चन लिया था तटस्थता। तटस्थता अर्थात न्यूट्रलिटी। इसकी परिभाषा अगर हम देखें, अतार्किक रूप से किसी के पक्ष या विपक्ष में न होना ही तटस्थता है, अर्थात आप बिना किन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी के भी प्रति पक्ष या विपक्ष में नहीं होंगे। इसका सीधा संबंध राजनीतिक तटस्थता से है, अर्थात लोक सेवक अपने झुकाव किसी भी राजनीतिक दल के प्रति नहीं रखेंगे। आगे है, सिविल सेवकों द्वारा राजनीतिक झुकाव ना रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करना ही तटस्थता है, अर्थात आप वही कार्य करेंगे जो संवैधानिक विधियों एवं विधियों के द्वारा आपको सौंपे गए हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव रखते हुए। इससे आपको लाभ क्या होगा, या जनता को लाभ क्या होगा, या देश को लाभ क्या होगा, तो समतापूर्ण व्यवहार विधि के अनुरूप होगा, अर्थात जो विधि कहेगी वही कार्य होंगे। साथ ही साथ समतापूर्ण व्यवहार अर्थात किसी के साथ आप अन्याय नहीं करेंगे। देखिए, तटस्थता एक न्याय का गुण भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहा था नैतिक द्वंद्व। नैतिक द्वंद्व क्या है? वह जटिल परिस्थिति जब आपके पास 2 नैतिक तर्क या विकल्प, आपके पास 2 विकल्प हैं, वो भी कैसे, दोनों ही नैतिक हैं, उपस्थित हों और उनमें से किसी एक का चयन करना हो, अर्थात आपके पास 2 विकल्प हैं और दोनों ही सही हैं, नैतिक रूप से सही हैं, परंतु आपको उनमें से एक का चयन करना हो, तो इस स्थिति को हम नैतिक द्वंद्व कहते हैं। नैतिक द्वंद्व का एक उदाहरण हम देखेंगे कि अतिक्रमण में बनी किसी वृद्ध महिला की झोंपड़ी हटाना। यह नैतिक द्वंद्व कैसे है? पहला कि विधि आपको कह रही है या उच्च आदेश आपके पास आए हैं कि उस अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन आपकी नैतिकता या नैतिक मूल्य आपको क्या बता रहे हैं? उस वृद्ध महिला के प्रति संवेदनशीलता रखने की बात करते हैं। तो यहाँ संवेदनशीलता और विधि में टकराव है, जो कि एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है। इन विधियों में या इस स्थिति में क्या समाधान किए जा सकते हैं, हम वो देखते हैं। पहला है, कानून नियम का सहारा लेना चाहिए, अर्थात जब कभी आपके पास नैतिक द्वंद्व आए तो इस स्थिति में कि उस विषय से संबंधित क्या कानून है उनका सहारा लें। नेक्स्ट है, सार्वजनिक हित की पूर्ति हो, अर्थात सर्वजन या अधिकतम लोगों का हित जिसमें हो वही निर्णय आप लें।
नेक्स्ट है पूर्व परिपाटी का पालन, अर्थात पूर्व में या आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने उस विषय में यदि कोई निर्णय लिया है तो उस संदर्भ में भी आप निर्णय ले सकते हैं। यह हमारा हुआ नैतिक द्वंद्व। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, नैतिक मूल्य किन्हें कहते हैं। नैतिक मूल्य क्या है? ये एक तरह के सद्गुण हैं। सद्गुण अर्थात अच्छे गुण, ऐसे सद्गुणों का समुच्चय, समुच्चय अर्थात समूह, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के कार्य के सही या गलत होने की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात ये कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के कार्य की समीक्षा कर सकते हैं कि यह व्यक्ति का कार्य सही था या गलत या अनुचित था। साथ ही साथ नैतिक मूल्य व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। नैतिक मूल्य क्या बताते हैं? व्यक्ति को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका हम उदाहरण अगर देखें तो सत्यनिष्ठा उदाहरण है, ईमानदारी इसका उदाहरण है, निष्पक्षता उदाहरण है और हमेशा सत्य बोलना कुछ नैतिक मूल्यों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सत्यनिष्ठा का महत्व, अर्थात सत्यनिष्ठा क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों आवश्यक है। पहला, इसका महत्व हम देखेंगे प्रशासन में क्या महत्व है सत्यनिष्ठा का। पहला महत्व है भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने में। देखिए सत्यनिष्ठा क्या है, इसकी परिभाषा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में अभी देखेंगे, तो आप इसका महत्व देख लीजिए। भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने में, निष्पक्ष नागरिकोन्मुखी प्रशासन की स्थापना में, सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना, सुशासन की स्थापना में, जवाबदेहिता व निष्पक्षता जैसे गुण बढ़ाने में, साथ ही साथ जनता का विश्वास प्राप्त करने में भी सत्यनिष्ठा का महत्व है। देखिए मैंने इनको पढ़ दिया है, आगे इनको थोड़ा समझा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको डिटेल से समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति, वस्तु, विषय या घटना के प्रति वैचारिक भाव ही क्या है? मनोवृत्ति। देखिए मनोवृत्ति एक मानसिक तत्परता या मानसिक सोच है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी घटना के प्रति हो सकती है। आगे हम इसको अगर फ्लो डायग्राम में ही इसकी परिभाषा बताना चाहें तो व्यक्ति समूह का व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य के प्रति वैचारिक भाव ही क्या है? मनोवृत्ति। जो कि वैचारिक भाव होगा आपके मन में, या तो आप उसको पसंद कर रहे होंगे या उस घटना, विषय को नापसंद कर रहे होंगे। जिसको पसंद कर रहे होंगे अर्थात आपकी उस विषय के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति है। साथ ही साथ जिस वस्तु, घटना को आप नापसंद कर रहे हैं उसके प्रति आप नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। मनोवृत्ति इन घटकों से मिलकर बनती है जिन्हें हम CAB मॉडल के अंतर्गत शामिल करते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक घटक, संज्ञानात्मक घटक अर्थात आपको ज्ञान होगा उस चीज का। इसको हम एक उदाहरण से देखेंगे। 3 घटक आप देख लीजिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक अर्थात आपके पास कुछ जानकारी, ज्ञान होगा। भावात्मक अर्थात आपके मन में कुछ भाव या संवेग उत्पन्न होंगे। और थर्ड है आप उस विषय के प्रति व्यवहार व्यक्त करेंगे। अब एक उदाहरण हमने लिया है जंगल में शेर, अर्थात एक जंगल में आपने शेर देखा तो इसका संज्ञानात्मक घटक क्या कहेगा कि शेर जंगली पशु है। आपको यह ज्ञान है कि शेर जंगली पशु है, वह खतरनाक होता है। भावात्मक पक्ष क्या होगा इसका? भावात्मक पक्ष में आपके मन में भय उत्पन्न होगा। भय का भाव आपके मन में शेर को देखकर जागृत हो जाएगा। और तीसरा है व्यवहार, अर्थात अब आप क्या व्यवहार दर्शाएंगे? तो जाहिर सी बात है शेर को देखकर आप भागने लगेंगे, जो कि आपके व्यवहारात्मक घटक को दर्शाता है। तो यह 3 घटकों से मिलकर मनोवृत्ति का निर्माण होता है कि आपने उस शेर के प्रति किस तरह की मनोवृत्ति व्यक्त की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शासन के उच्च मूल्य। शासन के उच्च मूल्य अर्थात आधारभूत या फंडामेंटल मूल्य क्या है? तो ये क्या होते हैं? लोक सेवक के लिए मार्गदर्शक आदर्श सद्गुण। यह सद्गुण है जो लोक सेवक को मार्गदर्शक होते हैं। इनका महत्व क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जनता केंद्रित, यह नागरिक केंद्रित प्रशासन की नींव होते हैं। इन मूल्यों के आधार पर या कारण ही लोक सेवक जन हित में कार्य करते हैं। सेकंड है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इन्हीं मूल्यों के कारण लोक सेवक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए निरंतर अग्रसर रहते हैं। इनके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हमने लिए हैं
ईमानदारी का गुण या ईमानदारी का मूल्य, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं तटस्थता। यह गुण क्या है? यह है प्रशासन या शासन के उच्च मूल्य। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। नीति नियमों सद्गुणों का समुच्चय जो लोक सेवकों के कार्यों का मार्गदर्शन करती है या करती हैं, आचरण संहिता कहलाती है। देखिए इसका नाम है आचरण संहिता। संहिता अर्थात मूल्यों का समूह, आचरण अर्थात व्यवहार ऐसी संहिता जिसमें उन मूल्यों को शामिल किया जाता है जो लोक सेवक के कार्य संचालन को या व्यवहार को, उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता है कि लोक सेवक अपने कार्य संवैधानिक मूल्यों के अधीन करे, अर्थात संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप उनका कार्य संचालित हो। आचरण संहिता का प्रशासन में क्या महत्व है? महत्व है कि संविधान विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो, पर अपने कार्य संचालन के लिए एक नैतिक बाध्यता डाली जाए, और साथ ही साथ यदि कोई लोक सेवक आचरण संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रबोधक संप्रेषण की भूमिका। प्रबोधक संप्रेषण समझते हैं पहले हम। इसकी एक सामान्य सी परिभाषा देख लेते हैं कि सूतर्क या संदेशों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित कर देना ही क्या है? प्रबोधक संप्रेषण है। अब ये किस माध्यम से करता है, क्या इसकी भूमिका रहती है मनोवृत्ति परिवर्तन में, हम देखते हैं। तो इससे प्रायः नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में बदला जाता है, अर्थात प्रबोधक संप्रेषण व्यक्ति की नकारात्मक मनोवृत्ति को बदल देता है। इसके उपाय क्या है प्रबोधक संप्रेषण के? पहले बताया, संदेश सूतर्क के माध्यम से। उदाहरण हम एक देखेंगे प्रबोधक संप्रेषण कैसे मनोवृत्ति परिवर्तित करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार ने लागू की। इसके लिए विभिन्न समय पर अलग अलग लोगों को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया। तो इससे हमें क्या परिणाम मिला कि लिंग अनुपात बढ़ गया। इस योजना के कारण लोगों की जो बालिकाओं के प्रति मनोवृत्ति थी उसमें परिवर्तन आया समय के साथ, और बेटियों के महत्व को समझा गया। इसका महत्व क्या है? प्रबोधक संप्रेषण का क्या महत्व है? महत्व है कि सकारात्मक मनोवृत्ति का प्रसार होगा। नकारात्मक मनोवृत्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्त होंगी और सकारात्मक मनोवृत्तियों का प्रसार होगा। सेकंड है सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति होगी, जैसे कि पूर्व में जो बेटियों के प्रति एक मानसिक नकारात्मक मनोवृत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस तरह सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति होती है। थर्ड इसका महत्व है पर्यावरण संरक्षण, अर्थात हमारी पर्यावरण के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित होगी, हम उसकी संवेदनशीलता को समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वाग्रह एवं विभेद में अंतर लिखिए। हम इनकी पहला अंतर इनकी परिभाषा के रूप में देंगे। क्या है परिभाषा पूर्वाग्रह की? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति अतार्किक चिंतन पर आधारित पूर्व मत, धारणा, निर्णय या विचार ही पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह अर्थात पहले से ही मन में एक धारणा बना ली। वो कैसी? वो अतार्किक चिंतन पर आधारित, अर्थात उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है, बस एक धारणा आपके मन में बन चुकी है। विभेद क्या है? विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति ही विभेद है, अर्थात जैसा आपने पूर्वाग्रह किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति किया और उसी अनुरूप आपने व्यवहार कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? विभेद की परिभाषा में आएगा। सेकंड हमने लिया है तीनों संभाव्य घटक शामिल होते हैं। संभाव्य घटक मतलब संज्ञानात्मक, भावनात्मक या भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक। जो मनोवृत्ति के 3 घटक हैं वह तीनों पूर्वाग्रह में शामिल होते हैं, जबकि विभेद में केवल व्यवहारात्मक घटक शामिल होता है। इन तीनों में से विभेद में केवल व्यवहारात्मक घटक ही शामिल होगा। तीसरा हमारा है यह एक मनाह स्थिति है, अर्थात यह आपके मन में संचालित होती है, एक भाव है जो आपके मन में रहता है। जबकि विभेद एक क्रियात्मक गुण है, अर्थात इसमें एक क्रिया की जाती है। पूर्वाग्रह का हम उदाहरण देखेंगे। भारतीय समाज में दलितों के प्रति पूर्वाग्रह। समाज के कई वर्ग जो हैं दलितों को निम्न समझते हैं, उनके प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उनके मन में जो भाव दलितों के प्रति है वह क्या है? पूर्वाग्रह है, जो कि अतार्किक है। और इस पूर्वाग्रह के आधार पर हमने दलितों से छुआछूत
का व्यवहार प्रदर्शित किया तो यह क्या कहलाया, विभेद के अंतर्गत शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण में परिवार की भूमिका, अर्थात परिवार क्या कार्य कर सकता है जिससे भ्रष्टाचार ना हो। तो पहला कि बच्चे के लिए परिवार शिक्षा की प्रथम पाठशाला है। परिवार वह जगह है जहाँ से सबसे पहले बच्चा शिशु नए गुण सीखता है, जहाँ नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रथम पाठशाला हमारा परिवार होता है, अतः ऐसे स्थान पर बच्चे में नैतिक शिक्षा का विकास कराना चाहिए। सेकंड है बच्चों में पहले से ही नैतिक गुणों का समावेश करना, नैतिक शिक्षा उन्हें दी जाए, उनके अंदर नैतिक गुण जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आदि के भाव बाल रूप से ही भर देने या उनमें विकसित करते रहना चाहिए। थर्ड हमने पॉइंट लिया है भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करना, अर्थात आप बालकों के मन में यह भाव उत्पन्न करें कि भ्रष्टाचार एक नकारात्मक कार्य है, हीन कार्य है, जिससे उनकी भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति निर्मित हो जाए। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार दुष्परिणामों से अवगत कराना। दुष्परिणामों से अवगत कराने से आशय है कि उनको वह परिणाम बताने चाहिए कि राष्ट्र को, समाज को या निजी स्तर पर आपको भ्रष्टाचार करने से क्या हानि हो सकती है। साथ ही पारिवारिक मांगों को न्यूनतम रखना, क्योंकि पारिवारिक मांगें भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, अतः इन मांगों को न्यूनतम रखेंगे तो भ्रष्टाचार स्वतः ही जन्म नहीं लेगा। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC। देखिए इस आयोग की स्थापना 1964 में संतानम समिति की सिफारिश पर की गई। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है। इसका देखिए क्यों यहाँ पूछा क्यों गया, तो उसका मूल उद्देश्य पूछने का ही यहाँ है कि इसका क्या कार्य या क्या महत्व है। तो यह भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो CBI की सहायता से कार्य करती है। साथ ही साथ यह भ्रष्टाचार की जांच भी या भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। और इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष सौंपता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 मार्कर है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? किसी पूर्वाग्रह या प्रलोभन से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। यह तो इसकी एक परिभाषा रही जो आप लिख सकते हैं। एक सामान्य परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके विचार, आपकी कथनी, अर्थात क्या आप सोच रहे हैं, साथ ही आप क्या कर रहे हैं और क्या व्यवहार में प्रदर्शित कर रहे हैं। विचार, माफ कीजिएगा, विचार अर्थात क्या आप सोच रहे हैं, कथनी अर्थात आप क्या बोल रहे हैं, और व्यवहार अर्थात उस बोले आपके व्यवहार में क्या ला रहे हैं। इन सभी में यदि एक रूपता है, अर्थात जो आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं, तो आप सत्यनिष्ठ हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति सत्यनिष्ठा, अर्थात वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। महत्व क्या है? महत्व इसका है भ्रष्टाचार पर अंकुश, क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसका लाभ क्या होगा? ईमानदारी के गुण का प्रसार होगा। बता ही दिया कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति ईमानदारी के चरम तक पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है पारदर्शिता की आवश्यकता। प्रशासन में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? पारदर्शिता का अर्थ देखते हैं। अर्थ है संबद्ध व्यक्ति को कार्य की संपूर्ण जानकारी देना, अर्थात लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य से जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं उन सभी तक वह जानकारी सुलभ रूप से पहुंच योग्य हो। यह क्या है? पारदर्शिता या प्रशासन में खुलापन है। अब इसका प्रशासन में लाभ क्या है? लाभ है जवाबदेहिता सुनिश्चित। जब आप आपके कार्यों की जानकारी व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तो आपकी यह जवाबदेहिता उस कार्य को पूर्ण करने के प्रति बन जाती है। जवाबदेही होंगे, प्रशासन में पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। लाल फीताशाही पर रोक, अर्थात समयबद्धता के साथ प्रत्येक लोक सेवक अपने कार्यों का संचालन करेगा। साथ ही साथ पारदर्शिता निष्पक्षता को भी बढ़ाती है। आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था समानुभूति एवं सहानुभूति में
अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला हमने अंतर वही परिभाषा के रूप में लिया है, समानुभूति। समानुभूति अर्थात दूसरे की मनाह स्थिति को सटीकता से समझना। पहली बात क्या है, आपने दूसरे की मनाह स्थिति को समझ लिया और उसकी गहनता को महसूस करना, अर्थात जैसी उसकी स्थिति है उसी स्थिति में स्वयं को लाने का जो मूल्य है या उसी स्थिति में पहुंच जाने की स्थिति हम समानुभूति कहते हैं। सहानुभूति क्या गुण है, दूसरा व्यक्ति पीड़ित है उसकी मनाह स्थिति को जानकर उसके प्रति संवेदनशील हो जाना, अर्थात आप क्या सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति दुखी है, उसके दुख का निवारण हो जाए, आप उसके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। जबकि समानुभूति में यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसके दुख को देखकर स्वयं भी दुखी होने लगेंगे। दूसरा अंतर है, इसमें स्वयं तथा पर का अंतर समाप्त हो जाता है, अर्थात जैसी उसकी स्थिति है वही स्थिति स्वयं की आ जाती है, फलस्वरूप स्वयं तथा पर का अंतर समाप्त हो जाता है। जबकि स्वयं तथा पर का अंतर सहानुभूति में बना रहता है। इसमें कहा जाता है कि उसकी स्थिति खराब है वह खत्म हो जाए। तीसरा हमारा अंतर है, यह पीड़ा अनुभव कराती है, अर्थात जैसी पीड़ा वह सामने वाला या अन्य व्यक्ति अनुभव कर रहा है वही पीड़ा जो व्यक्ति समानुभूति रखता है वह भी अनुभव करता है। यह पीड़ा समाप्ति की आशा करती है, अर्थात दूसरे की जो पीड़ा है यह उम्मीद करती है कि वह पीड़ा जल्दी ही समाप्त हो जाए। उदाहरण हमने एक लिया है, दुखी व्यक्ति को रोता देखकर स्वयं के आंसू आना, अर्थात कोई व्यक्ति रो रहा है तो स्वयं भी आंसू आ जाते हैं, तो आप क्या रख रहे हैं, उसके प्रति समानुभूति रख रहे हैं, समान अनुभव कर रहे हैं। जबकि यह पीड़ा समाप्ति की आशा करती है, ये देखा तो रोते व्यक्ति को आप क्या बताएंगे, उसका ढांढस बंधाएंगे, उसे हौसला देंगे कि आप इस स्थिति से शीघ्र ही निजात प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन जो कि लास्ट 3 मार्कर है, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा हम देखेंगे, आशय व्यक्ति को कार्य और निर्णयों का निष्पादन तार्किक चिंतन अर्थात तथ्य एवं तथ्यों के आधार पर करना ही क्या है, वस्तुनिष्ठता है। इसमें व्यक्तिगत चेतना अर्थात स्वयं के क्या विचार हैं एवं व्यक्तिनिष्ठता अर्थात व्यक्ति के प्रति निष्ठता नहीं होती से बचा जाता है, यह रही वस्तुनिष्ठता। इसके प्रमुख पक्ष क्या हैं, क्या क्या पक्ष इसमें होते हैं। निर्णय में पारदर्शिता हो, वस्तुनिष्ठता कब कही जाएगी, जब आपका निर्णय पारदर्शिता हो, सभी लोगों की इसकी जानकारी हो। सेकंड, निर्णय पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिगत हित से प्रेरित ना हो, अर्थात ना तो इसमें कोई पूर्वाग्रह का साथ हो और साथ ही साथ ना ही कोई व्यक्तिगत हित से यह निर्णय प्रेरित हो। थर्ड है, सार्वजनिक हित में हो, अर्थात निजी हित या व्यक्तिगत हित को त्याग कर यह निर्णय कैसा हो, सार्वजनिक हित में हो, तो वह स्थिति वस्तुनिष्ठता की स्थिति कही जाएगी। 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ हमारे समाप्त हुए। अब हम 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनका मॉडल आंसर देखेंगे। पहला हमारा 6 मार्कर है, नैतिक मूल्यों के पतन के कारण लिखिए, या यह डायरेक्ट ऐसा लिखा है लेकिन हम इसे प्रशासन में नैतिक मूल्यों के पतन के कारण के रूप में लेंगे। नैतिक मूल्य मनुष्य के विवेक में स्थित आंतरिक व अंतः स्फूर्त तत्व हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आधार का कार्य करते हैं। ये हमारे आचरण के मापदंड हैं, अर्थात आप किस तरह आचरण करेंगे वही मापदंड आपके नैतिक मूल्य बताएंगे। नैतिक मूल्यों के अभाव में कोई भी देश, समाज या व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्य संचालन निजी हित से प्रेरित होने लगेगा। नैतिक मूल्य के पतन के निम्नलिखित कारण हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है संवेदनशीलता की कमी, अर्थात आप किसी अन्य के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रख रहे, स्वयं की भावना से प्रत्येक कार्य संचालित कर रहे हैं, तो आप में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा। सेकंड है प्रशासनिक राजनीतिक जुड़ाव, प्रशासक और राजनेता का आपसी जुड़ाव नैतिक मूल्यों में पतन का प्रमुख कारण बनता है। थर्ड है लालच का प्रसार, व्यक्ति दिन व दिन लालची होता जा रहा है। बढ़ती हिंसा नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है।
सत्ता का दुरुपयोग, अर्थात जिन व्यक्तियों के पास शक्ति है वह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आचरण संहिता का अप्रभावी होना, अर्थात आचरण संहिता में संपूर्ण नैतिक मूल्यों को शामिल नहीं किया गया, साथ ही साथ जो शामिल हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा। शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति, लोग दिन ब दिन पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शोषण बढ़ता जा रहा है। पारदर्शिता की कमी, पारदर्शिता का अभाव शासन में निष्पक्षता को कम करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जिससे नैतिक मूल्यों का पतन होता है। भ्रष्टाचार स्वयं ही नैतिक मूल्यों के पतन का कारण है। देखिए, भ्रष्टाचार परिणाम भी है और इसका कारण भी है। नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायित्व की कमी, अर्थात व्यक्तियों के या लोक सेवक के उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं है, इस कारण उनके मूल्य दिन ब दिन पतित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है अन्याय की प्रवृत्ति और नेक्स्ट है शिक्षा की कमी। शिक्षा व्यक्ति को नैतिक बनाती है या नैतिकता से परिपूर्ण करती है, किंतु इसकी कमी नैतिक मूल्यों में पतन का कारण बनती है। इस तरह हमने यह सारी देखी। संवेदनशील तो क्या है इसमें, इसके कारण जन दुर्व्यवहार में वृद्धि होती है, जो नैतिक पतन का एक रूप है। शिक्षा की कमी अशिक्षा दुर्व्यवहार की जननी है, इससे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। नेक्स्ट है लालच का बढ़ता स्वरूप, लालच भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और नैतिक पतन की ओर उन्मुक्त करता है। नेक्स्ट हमारा है आचरण संहिता का अनुपालन ना होना। लोक सेवक को आचरण संहिता नियमों में बांध कर रखती है, इसके ना माने जाने पर नैतिक पतन होने लगता है। इस प्रकार नैतिक पतन के विभिन्न कारण हैं जो लोक सेवाओं की भीतरी रूप से खोखला बनाते जा रहे हैं। यह नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है, मनोवृत्ति से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। मनोवृत्ति क्या समझती हैं? तो क्या है इसकी परिभाषा? किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति, वस्तु, घटना या तथ्य के प्रति वैचारिक भाव या मानसिक तत्परता ही मनोवृत्ति है। इसे हम इतनी डिटेल ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन की देखेंगे विशेषताएं। मनोवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं? जन्मजात नहीं, अर्जित। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, अर्थात जन्म से किसी मनोवृत्ति का निर्माण नहीं होता। समय समय के साथ उम्र, अनुभव, परिस्थिति एवं वातावरणीय प्रभाव के साथ मनोवृत्ति का विकास होता है। सेकंड विशेषता है वातावरणीय प्रभाव। मनोवृत्ति वातावरण से प्रभावित होती है। इस पर अच्छे या बुरे वातावरण से क्रमशः सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है। अर्थात आप अच्छे वातावरण में रहेंगे तो सकारात्मक मनोवृत्ति और बुरे या नकारात्मक वातावरण में रहेंगे तो नकारात्मक मनोवृत्ति का जन्म होगा। उदाहरण, जैसा देश वैसा भेष, अर्थात आप जिस देश में रहेंगे उसी के अनुरूप ढल जाएंगे। नेक्स्ट इसकी थर्ड विशेषता है अभिप्रेरणात्मक गुण, अर्थात मनोवृत्ति विशेष वस्तु के प्रति अनुरूप क्रिया हेतु प्रेरित करती है। आप जिस वस्तु के प्रति जैसी मनोवृत्ति रखते हैं उसी अनुरूप क्रिया करेंगे। उदाहरण, स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप ऐसी मनोवृत्ति उसके प्रति रखते हैं तो इसलिए मैं धूम्रपान नहीं करूंगा। अर्थात कोई व्यक्ति धूम्रपान के प्रति यदि नकारात्मक मनोवृत्ति रख रहा है तो वह धूम्रपान नहीं करेगा। फोर्थ विशेषता है व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। यही व्यवहार को दिशा किस तरह प्रदान कर रही है, आपने देख लिया कि आपने सोचा धूम्रपान खराब है, मनोवृत्ति आपकी ऐसी है तो फिर आप धूम्रपान नहीं करेंगे। फिफ्थ है द्वैध वृत्ति, अर्थात दोहरी वृत्ति इसमें पाई जाती है। वो कैसी? अनुकूल और प्रतिकूल दोनों। अनुकूल प्रतिकूल कैसे? एक उदाहरण देखते हैं कि बारिश अच्छी है, यह आपकी सकारात्मक मनोवृत्ति है, परंतु भीगना नहीं है, यह आपने उसके प्रति कैसी मनोवृत्ति रख दी? नकारात्मक। तो मनोवृत्ति में द्वैध वृत्ति भी होती है। नेक्स्ट इसकी या अन्य विशेषताएं हैं मनोवृत्ति स्थायी होती है, इनमें परिवर्तन कठिन होता है। विभिन्न मनोवृत्तियों की तीव्रता में भिन्नता होती है, अर्थात अलग अलग मनोवृत्ति की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। मनोवृत्ति दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट विशेषता थी व्यक्तिक स्तर पर भिन्नता, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों में मनोवृत्ति की भिन्नता अलग अलग होती है।
नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित, अर्थात मनोवृत्ति एक अमूर्त संज्ञा है जो कि मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित है। नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा छोटा निष्कर्ष देंगे कि मूल्य यदि मानव है तो मनोवृत्ति उसका दर्पण है, अर्थात आप मानव यदि मूल्य है तो उसी के अनुरूप आपकी मनोवृत्ति का दर्शन होगा। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने संवेगों एवं भावनाओं, देखिए पूरा क्वेश्चन था सांवेगिक बुद्धि, साथ ही इसकी कुशल प्रशासन संचालन में भूमिका। सांवेगिक बुद्धि के कारण व्यक्ति अपने संवेगों एवं भावनाओं को समझकर तथा दूसरों की भावनाओं को पहचान कर कार्य उचित एवं प्रभावशाली निष्पादन कर पाता है, कार्य का उचित एवं प्रभावशाली निष्पादन कर पाता है। यह क्या है? सांवेगिक बुद्धि है। अब कुशल प्रशासन संचालन में इसकी क्या भूमिका है वह हम देखेंगे। पहली है टीम भावना। कैसे? सांवेगिक बुद्धि से व्यक्ति दूसरों की क्षमता, भावना अर्थात उनकी रुचि को पहचान पाता है, जिससे वह उसी अनुरूप उनको कार्य आवंटन करता है। फलस्वरूप अन्य व्यक्ति भी उसे सहयोग एवं टीम के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड है समानुभूति विकास, अर्थात जब आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो उनकी स्थिति को समझ पाएंगे। फलस्वरूप व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति में रखकर सोच पाता है, जिससे समानुभूति जैसे नैतिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन। सांवेगिक बुद्धि युक्त व्यक्ति में सामाजिक समायोजन एवं अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति अनुरूप ढाल लेता है। इससे व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति अनुरूप ढाल लेता है। यह किसके कारण होता है? सांवेगिक बुद्धि के। नेक्स्ट, सांवेगिक बुद्धि के कारण संवेदनशील प्रशासकों की प्राप्ति होती है, अर्थात जब आप दूसरों की भावनाओं को पहचान लोगे तो उनकी दयनीय दशा या निम्न दशा को जानकर उनके प्रति संवेदनशील भाव रखेंगे। अभिप्रेरणा क्या? इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष अभिप्रेरणा है, जो कि लोक सेवक को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रवृत्त करती है। नेक्स्ट, इसका प्रशासन के संचालन में महत्व है कि सांवेगिक बुद्धि के कारण प्रशासक तनाव, चिंता, झगड़े आदि को सुलझाकर टीम के रूप में कार्य करता है। यह क्या? सांवेगिक बुद्धि का महत्व है। नेक्स्ट है सांवेगिक बुद्धि उत्तरदायित्व बोध कराती है, अर्थात आपको क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया है यह सांवेगिक बुद्धि के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है सांवेगिक बुद्धि नैतिक द्वंद्व के निपटान में भी सहायता करती है, क्योंकि यह परिणामवाद पर आधारित होती है। सांवेगिक बुद्धि नैतिक द्वंद्व का निपटान करती है। नेक्स्ट है सांवेगिक बुद्धि के कारण प्रशासन में प्रभावकारी जन संप्रेषण होता है, अर्थात आप जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाते हैं। वह किसके कारण? सांवेगिक बुद्धि के कारण। अब आगे हमने इसका निष्कर्ष लिया है सांवेगिक बुद्धि प्रशासन के कुशल संचालन एवं सुशासन की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है। एक कुशल लोक सेवक कार्य कुशलता, दक्षता एवं कार्य की सफलता के लिए संवेगात्मक प्रबंधन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है। इस तरह सांवेगिक बुद्धि का प्रशासन के कुशल संचालन में महत्व हमने देखा। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के कारण। देखिए यह क्वेश्चन आप कई तरह से लिख सकते हैं। अधिकांश लोग लिखते हैं इसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्य कारणों में बांट के। हमने इसको थोड़े अलग रूप में लिया है। देखिए आंसर दोनों ही सही है और दोनों ही मार्केबल हैं। इसकी हमने भूमिका थोड़ी ली है कि गांधी जी के अनुसार राज्य भय एवं हिंसा के माध्यम से शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। इससे मनुष्य का स्वतंत्र स्वाभाविक नैतिक विकास नहीं हो पाता, अर्थात नैतिकता मनुष्य में नहीं आ पाती। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, अर्थात वह व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत ना होने के कारण भ्रष्टाचार करता है। व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और स्वयं की भावना, यह 3 कारण भ्रष्टाचार का आधार हैं। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने या क्या धारणाएं या सैद्धांतिक कारण हैं। उदारवादी जो लोग हैं वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतः या मूलतः स्वतः स्वार्थी प्राणी है, फलस्वरूप वह निजी हित को ध्यान रखता है। मार्क्सवादी इस विषय में कहते हैं पूंजीवाद भ्रष्टाचार का आधार है, अर्थात पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, फलस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अराजकतावादी जो व्यक्ति हैं वो कहते हैं राज्य का अस्तित्व ही भ्रष्टाचार के लिए
उत्तरदायी है, अर्थात राज्य ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब हमने भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण लिए हैं। तो समाज में नैतिक मूल्यों का पतन। देखिए, जब व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो भ्रष्ट आचरण करने के लिए आतुर हो ही जाएगा। सेकंड है विवेकाधीन ऐच्छिक अधिकार, अर्थात लोगों के पास या लोक सेवकों के पास विवेकाधीन, उनके विवेक के अधीन स्वैच्छिक अधिकार हैं, फलस्वरूप वह भ्रष्टाचार करते हैं। थर्ड है भौतिकवादी मूल्यों का प्रसार, अर्थात भौतिकता, ऐश व आराम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता एवं शासन का केंद्रीकरण, सत्ता शासन का केंद्रीकरण अर्थात एक व्यक्ति के पास शक्ति आ जाने से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। फोर्थ है, नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता का अभाव, अर्थात व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति ही जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है पद, कार्य, दायित्व, अर्थात व्यक्ति का जो पद है उसके कार्य और उसके दायित्व जो सौंपे गए हैं उनकी अपेक्षा भारत में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है, फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु भ्रष्टाचार के मार्ग पर आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का अभाव, अर्थात प्रशासन पारदर्शी नहीं है और किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही नहीं है, फलस्वरूप वह भ्रष्टाचार करने लगते हैं। कुछ अन्य कारण हमने लिए हैं, जटिल नियम हैं, लंबी प्रक्रियाएं हैं, निवारण हेतु कठोर नियमों का अभाव, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा अर्थात पूंजीवाद, सामाजिकरण की प्रक्रिया का कमजोर होना, अर्थात समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार नहीं होना, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़, अर्थात राजनेता और जो प्रशासक हैं वह आपस में मिल लेते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं, फलस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अपराधी राजनीतिक गठजोड़, अपराधी प्रशासनिक गठजोड़ आदि कारण भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं। एक हमने लिया है समाज में ज्ञानवान, चरित्रवान एवं मूल्य युक्त नैतिक मनुष्य की अपेक्षा धनवानों को अधिक प्रतिष्ठा दिया जाना भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। समाज में वह व्यक्ति आज ज्यादा माना जाता है जिसके पास अधिक धन हो। अब हमने निष्कर्ष यहाँ देख रहे हैं, भ्रष्टाचार सर्वव्यापित एक जटिल सामाजिक समस्या है, अर्थात सभी जगह व्याप्त है और यह एक सामाजिक समस्या का प्रकार है। बेहतर समाज तथा सतत एवं समावेशी विकास हेतु इसका निवारण अनिवार्य या आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार, कठोर नियम निर्माण एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि मनुष्य में नैतिक मूल्यों का प्रसार किया जाए, कठोर नियम निर्माण किए जाएं इस संदर्भ में, और उनका न केवल नियम निर्मित हों बल्कि उनका क्रियान्वयन भी कठोर ढंग से प्रभावी रूप से किया जाए। एक पंक्ति हमने यहाँ ली है, नैतिक मनुष्य सभी सामाजिक बुराइयों का उपचार है, अर्थात आप मनुष्य में नैतिकता को भर दीजिए तो कोई भी सामाजिक बुराई जन्म नहीं लेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर स्पष्ट करते हुए इसको या उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उपाय लिखिए। क्या उपाय किए जा सकते हैं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए? उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, जैसे कितना धन किस मद से एवं किस मद से खर्च किया और क्यों किया, साथ ही साथ किसी विशेष परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया और क्यों लिया। यह उत्तरदायित्व निश्चित करना कहलाता है। साथ ही साथ उत्तरदायित्व के हम गुण देखते हैं, तार्किकता पूर्ण होना चाहिए, स्थिति के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ कदम उठाने जाने चाहिए, निर्णय विधि सम्मत लिया जाना चाहिए, और लास्ट है निर्णय नैतिक संहिता व आचरण संहिता से संबद्ध हो, अर्थात जो नैतिकता से पूर्ण हो व जो आचरण संहिता में नियम हैं उनके अनुपालन करता हो। उत्तरदायित्व का क्या महत्व है, क्यों उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है? इससे लाल फीताशाही में कमी आती है, अर्थात समयबद्धता के साथ कार्य होते हैं। भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए उत्तरदायित्व आवश्यक है। इससे प्रशासन में निष्पक्षता बढ़ेगी, साथ ही साथ जनता के सहयोग की प्राप्ति होगी, अर्थात जनता व प्रशासन की दूरी कम होगी। आगे हमारा क्वेश्चन था उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय। इसके लिए सूचना के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन या प्रभावी प्रयोग किया जाना चाहिए। सेकंड है भ्रष्टाचारियों हेतु कठोरतम दंड की व्यवस्था की जाए। थर्ड, मीडिया का समुचित प्रयोग एवं उसकी निष्पक्षता, अर्थात मीडिया का प्रयोग हो, साथ ही साथ वह निष्पक्ष रहे, ऐसी भी
व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न एनजीओ की भूमिका में वृद्धि, अर्थात एनजीओ की इस क्षेत्र में भूमिका में वृद्धि की जाए। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाकर, अर्थात प्रशासन को खुला या सबके लिए जानने योग्य बनाकर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी त्रुटि हेतु कौन जिम्मेदार है इसकी स्पष्ट सूचना दी जाए ताकि उस अधिकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। 7, विभागों में लोक अदालतों की व्यवस्था ताकि अधिकारीगण जनता के प्रति उत्तरदायी हों। नेक्स्ट है नागरिक घोषणा पत्र, जो जनता घोषणा पत्र है की प्रभावी व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस को बढ़ावा, ई गवर्नेंस अर्थात इंटरनेट पर आधारित शासन की व्यवस्था की जाए। यह उपाय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए दिए जा सकते हैं। उत्तरदायित्व लोक सेवकों को अपने कार्य के कुशलतम निष्पादन हेतु बाध्य करता है। लोक सेवक बाध्य हो जाते हैं कि वह अपने कार्य के समय के साथ निष्पक्ष रूप से संचालित करें। नेक्स्ट हमारा 6 मार्क्स क्वेश्चन था मनोवृत्ति में परिवर्तन। मनोवृत्ति में परिवर्तन के साथ उसके उपाय बताने थे। तो मनोवृत्ति एक अर्जित प्रवृत्ति है, अर्थात इसे समय के साथ अर्जित किया जाता है और साथ ही साथ समय समय पर उसके निर्माण एवं संपोषित करने वाले कारकों में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती रहती है। अर्थात मनोवृत्ति अर्जित है, समय के साथ सीखी जाती है, तो यदि उसके जो पोषित करने वाले पदार्थ हैं या गुण हैं उनमें परिवर्तन हो तो मनोवृत्ति भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन के प्रकार हम देखेंगे। प्रकार 2 तरह के हैं, एक है संगत परिवर्तन, सेकंड है असंगत परिवर्तन। संगत परिवर्तन कैसे कि आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक हो जाए, नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक हो जाए। जबकि असंगत परिवर्तन में है कि मनोवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए एवं नकारात्मक मनोवृत्ति से सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन हो। परिवर्तन के क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन हो? फर्स्ट है संदर्भ समूह में परिवर्तन, अर्थात ऐसा समूह जिससे व्यक्ति स्वयं को जोड़ता है, उसमें यदि परिवर्तन होता है तो उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि सिंधिया जी पहले कांग्रेस में थे तो उसकी विचारधारा को फॉलो करते थे और वर्तमान में बीजेपी में है तो बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क अर्थात विपरीत मनोवृत्तियों को बाध्यकारी रूप से प्राय संपर्क में लाते हैं तो प्रायः नकारात्मक मनोवृत्ति सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए कि प्रारंभिक दिनों में यदि किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वह रोता है, परंतु कुछ दिनों उपरांत वह स्वेच्छा से स्कूल जाने लगता है। थर्ड है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक की भिन्न संस्कृति के संपर्क से भी मनोवृत्ति परिवर्तित होती है। इसके लिए हम समझते हैं कि भारत में प्राचीन समय में सती प्रथा प्रचलन में थी, परंतु पाश्चात्य शिक्षा के भारत में आने से या पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह भारत में सती प्रथा के प्रति जो नकारात्मक मनोवृत्ति थी उसमें परिवर्तन आया। नेक्स्ट है अपेक्षित भूमिका का निर्वाह, अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, भूमिका के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, तो उस व्यक्ति द्वारा उस भूमिका का निर्वाह किया जाना चाहिए। जैसे कि भारतीय संदर्भ में भारतीय पुरुष महिलाओं के काम के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, तो यदि उनसे महिलाओं के कार्य कराए जाएं तो उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति। मनोवृत्ति का जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो ज्ञान आधारित होता है। यदि हम उस ज्ञान में वृद्धि कर दें तो व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है प्रबोधक संप्रेषण। दूसरों की मनोवृत्ति को सूतकों, संदेशों एवं उदाहरण के माध्यम से परिवर्तित करना प्रबोधक संप्रेषण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में परिवर्तन, अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाए तो मनोवृत्ति स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट पावर, शक्ति के द्वारा भी मनोवृत्ति परिवर्तित की जा सकती है। पावर कैसे? किसी से कार्य कराना और उसे मनाना। यह पावर 2 तरह की होती है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर अर्थात बल द्वारा, धमकी द्वारा उसे मनाना, और सॉफ्ट पावर अर्थात उसे मना लेना, उससे सहमति ले लेना, उसे आकर्षित कर लेना या गढ़ लेना आदि शामिल होते हैं। अन्य कारक प्रतिक्रिया स्वरूप परिवर्तन, अर्थात व्यक्ति किसी मनोवृत्ति से प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें परिवर्तन लाता है। सेकंड है समूह संबंध में परिवर्तन, अर्थात यह वही है संदर्भ समूह में परिवर्तन।
व्यक्ति जिस समूह से जुड़ा था उसे त्यागने पर मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। और लास्ट है, प्रलोभन या लाभ के द्वारा भी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रायः नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तन द्वारा प्रायः देखा जाता है कि नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय समाज में रूढ़िवादिता। भारतीय समाज और विकासशील समाज होने के कारण अत्यधिक रूढ़िवादी है। भारतीय समाज में धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। भारतीय परिदृश्य में सामाजिक, जातिगत, धार्मिक मान्यताएं एक हद तक रूढ़िवादी मान्यताओं का द्योतक हैं। चूँकि भारतीय समाज में शिक्षा और आधुनिकता का अभाव है, जिसके कारण लोग जाति, धर्म, लिंग तथा शक्लो सूरत के आधार पर अतार्किक राय कायम कर लेते हैं। इस अतार्किक राय को हम पूर्वाग्रह भी कहते हैं। साथ ही यह राय लोगों के विश्वासों, मनोवृत्तियों तथा कार्य के ढंग में बस जाती हैं, जो स्वाभाविकता धीरे धीरे रूढ़ि का रूप धारण कर लेती हैं। भारतीय संदर्भ में रूढ़ि के निम्न प्रकार दर्शनीय होते हैं या देखने को मिलते हैं। पहला है धार्मिक रूढ़िवादिता। धार्मिक रूढ़िवादिता के उदाहरण हैं मूर्ति पूजन, बलि प्रथा, तिलक लगाना एवं मंदिरों में घंटी बजाना आदि धार्मिक रूढ़िवादिता के उदाहरण हैं। सेकंड है सामाजिक रूढ़िवादिता। इसमें जातिगत भेदभाव करना, वर्ग आधारित भेदभाव करना, भाषाई भेदभाव, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक रूढ़िवादी समाज के द्योतक हैं। थर्ड हमारा प्रकार है राजनीतिक क्षेत्र में रूढ़िवादिता। यह कैसी कि कुछ चेहरों या परिवार के प्रति ही निष्ठा रखना भारतीय समाज की रूढ़िता को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा प्रकार है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्या कि सामान्य धारणा है व्यापार कुछ सीमित वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। यह भी एक रूढ़ि का प्रकार है। कृषि क्षेत्र में रूढ़ि की बात करें तो वैज्ञानिक दौर में भारतीय कृषि आज भी परंपरागत या प्राचीन ढंग से कार्य संचालित कर रही है, जो रूढ़िवादिता को दर्शाती है। निष्कर्ष हमने लिया है मध्यकाल एवं आधुनिक काल में रूढ़ियों के खंडन के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। भारतीय समाज परंपरागत होने के बाद भी देश का संविधान आधुनिक है और वह नागरिकों से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा करता है। आज देश निरंतर आधुनिकता की ओर संक्रमणशील है। अर्थात भारतीय समाज रूढ़िवादी था, परंतु अब वह रूढ़ियों को धीरे धीरे समय के साथ त्याग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचरण संहिता की आवश्यकता एवं उसके तत्व। आचरण संहिता लोक सेवकों के लिए नियमों, विधियों, मूल्यों का ऐसा समुच्चय है जो लोक सेवकों के कार्यों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित करते हैं। आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता पहला बिंदु है या पहली आवश्यकता है ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य पालन हेतु। सेकंड है प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए। थर्ड राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता हेतु। फोर्थ है नैतिक आचरण के विकास हेतु। फिफ्थ है सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए। सेवेंथ है लोक सेवकों में समय प्रतिबद्धता अर्थात समय के साथ कार्य करने सुनिश्चित करने हेतु। विवेकाधिकारों के तार्किक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए। और लास्ट है लोक सेवकों में उचित मनोवृत्ति के विकास हेतु। लास्ट समतापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो आदि सुनिश्चित करने हेतु आचरण संहिता आवश्यक है। आचरण संहिता के प्रमुख तत्व क्या हैं वह देखेंगे। पहला पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य पालन करना। सेकंड राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता रखना। थर्ड सार्वजनिक आलोचनाओं पर प्रतिबंध अर्थात सरकार की किसी भी रूप में आलोचना न करना। फोर्थ है चंदा देने पर प्रतिबंध अर्थात किसी राजनीतिक दल को चंदा नहीं देने हैं। फिफ्थ है उपहार लेने संबंधी नियम अर्थात किन रूपों में उपहार लिया जा सकता है, यह भी नियम आचरण संहिता में सम्मिलित है। संपत्ति का ब्यौरा सरकार को दिया जाना। नेक्स्ट निजी व्यापार पर प्रतिबंध, निकट संबंधियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध, पंथ निरपेक्ष आचरण। और नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेना, स्वीकृति के बिना अवकाश प्राप्त नहीं करना और साथ ही साथ शासन के विरुद्ध उद्गार या राय प्रकट नहीं करेगा। यह सारे मूल्य
आचरण संहिता में सम्मिलित किए गए हैं। आचरण संहिता नैतिक शासन की आधारशिला होती है, अर्थात इसी के आधार पर नैतिक शासन की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं, इसका प्रशासन में महत्व क्या है, और कमजोर वर्गों के लिए संवेदना से आप क्या समझते हैं और उसका प्रशासन में क्या महत्व है। सहिष्णुता के अर्थ से आशय है अपने से भिन्न मत, विचार, धर्म आदि के अस्तित्व को न केवल स्वीकार करना बल्कि उन्हें आत्मसात करने से है। उदाहरण की हम बात करें तो भारतीय संदर्भ में धार्मिक सहिष्णुता एक इसका प्रमुख उदाहरण है। सहिष्णुता का महत्व देखेंगे। महत्व क्या है? विरोधी विचारों को सुनने की ताकत से समाज लोकतांत्रिक बनता है। साथ ही दूसरों को सुनने से कई बार मौलिक विचारों की प्राप्ति होती है जो कि सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के दौर में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सहिष्णुता आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा है, आतंकवाद व नक्सलवाद के निवारण के हेतु सहिष्णुता आवश्यक है। साथ ही साथ सहिष्णुता नैतिक प्रगति हेतु अनिवार्य है। यह हमने सहिष्णुता व प्रशासन में इसका था। आगे है कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना और इसका प्रशासन में महत्व। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना से ऐसी भावना से है जो उनकी कमजोर व दुखद स्थिति को समझने, उनके प्रति समानुभूति मूलक चिंता रखने और उनके दुखों को दूर करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। इसमें दुखियों एवं जरूरतमंदों की मदद एवं सेवा भाव निहित होता है। प्रशासन में इसका क्या महत्व है? प्रशासन अधिक जनोन्मुखी बनेगा, अर्थात जनता की सेवा करेगा। वंचित वर्गों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे, कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होगा, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके लिए यह योजना लाई गई है। साथ ही साथ वंचित वर्ग मुख्य धारा में आ सकेंगे। और लास्ट है, प्रशासन व जनता की मध्य की दूरी कम होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता का अर्थ बताना है, इसकी विशेषताएं और इसके महत्व का वर्णन हमें करना है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का वह अंतर्निहित गुण है जो उसे किसी खास कार्य या भूमिका के निर्वहन के योग्य बनाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में सफलता पाने के लिए तद अनुरूप अभिक्षमता का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा, दीक्षा व प्रशिक्षण देकर महान सम्राट बनाया। अभिक्षमता जन्मजात भी हो सकती है, परंतु समय के साथ उसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अच्छा संगीत गा सकता है, परंतु प्रैक्टिस के साथ उसके संगीत में और मधुरता लाई जा सकती है। इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। यह आंतरिक सामर्थ्य का सूचक है, अर्थात अभिक्षमता व्यक्ति का आंतरिक गुण होता है। यह व्यक्ति की भावी क्षमताओं का संकेतक होती है, अर्थात भविष्य में उसकी क्या क्षमता इस क्षेत्र में हो सकती है, अभिक्षमता बताती है। अभिक्षमता का रुचि, योग्यता व संतुष्टि से गहरा संबंध होता है, अर्थात जिस क्षेत्र में आपकी रुचि व योग्यता होती है उस क्षेत्र की आपकी अभिक्षमता अधिक होती है। अभिक्षमता जन्मजात व अर्जित दोनों हो सकती है, यह हम पहले बता चुके हैं। साथ ही साथ यह व्यक्ति की किसी कार्य को करने में प्रवीणता व्यक्त करती है, अर्थात कितने प्रवीणता के साथ कोई व्यक्ति वह कार्य कर सकता है। अन्य विशेषता अगर देखें तो वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी अभिक्षमता भविष्य को निर्देशित करती है, अर्थात आप भविष्य में किस तरह सफल होंगे यह आपकी अभिक्षमता निरूपित करती है। यह एक अमूर्त संज्ञा है, अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता, जो कि व्यक्ति का अंग समझी जाती है। अब आगे हम अभिक्षमता का प्रशासन में महत्व देखेंगे। यह व्यक्ति की कार्य में सफलता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक अभिक्षमता से युक्त लोक सेवक कुशल शासन संचालित करेगा, अर्थात जिस अभिक्षमता होगी वह कार्य संचालन अधिक प्रवीणता के साथ कर पाएगा। नेक्स्ट है, अभिक्षमता समयबद्धता का प्रतीक भी होती है, अर्थात आप अभिक्षमता युक्त हैं तो समय के साथ कार्य करेंगे, यह गारंटी प्रदान करती है। अभिक्षमता का गुण प्रशासक को प्रशासनिक कार्यों में सफल बनाता है। यह इसका निष्कर्ष हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं प्रशासन में इसकी आवश्यकता क्यों है, लिखिए। यह क्वेश्चन है, सत्यनिष्ठा किसी पूर्वाग्रह, प्रलोभन, भय से मुक्त होकर संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। यह तो हमने इसकी परिभाषा देखी। इसे सामान्य परिभाषा में देखें कि अपने विचार,
अपने कथन एवं व्यवहार में एक रूपता रखना ही सत्यनिष्ठा है। उदाहरण के लिए हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति सत्यनिष्ठा। महत्व क्या है? ईमानदारी के गुण का प्रसार होगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। इसके प्रकार क्या हैं? बौद्धिक सत्यनिष्ठा अर्थात आप जिन मूल्यों पर स्वयं का मूल्यांकन करते हैं उन्हीं मूल्यों पर दूसरे व्यक्ति का भी मूल्यांकन करना चाहिए। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा अर्थात व्यक्ति के स्तर पर सत्यनिष्ठ होना। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा अर्थात जो व्यापारी अपनी वस्तु को जैसा बोलते हैं उतने ही गुण में उस वस्तु में रखना। कलाकार की सत्यनिष्ठा अर्थात कलाकार का जीवन या बोलें आम जनता पर गहरा प्रभाव होता है, अर्थात कला होता है, इसलिए कलाकार को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रांड सत्यनिष्ठा प्रशासन में। अब हम देखेंगे प्रशासन में इसकी आवश्यकता क्यों है। भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने हेतु। सेकंड है सुशासन की स्थापना में। थर्ड सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु। स्वच्छ, निष्पक्ष तथा प्रभावी शासन की स्थापना के लिए। नागरिकोन्मुखी प्रशासन की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है शासन एवं आम जनता के संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आम जनता की प्रशासन में विश्वसनीयता बढ़ाने में भी सहायक है। और लास्ट है संवैधानिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सत्यनिष्ठा लोक सेवकों की शपथ में शामिल शीर्ष मुकुटमणि है तथा सभी नैतिक मूल्यों की जननी है, जो कि सत्यनिष्ठा के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या सरकारी प्रयास किए जा चुके हैं और भविष्य में क्या उपाय किए जाने चाहिए? सुझाव दीजिए। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार गहन चिंता का विषय है। इसे दूर करना एक नैतिक अनिवार्यता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक आवश्यकता भी है। इस हेतु किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। इन्हें हम 3 रूपों में विभक्त कर सकते हैं। पहला नीतिगत या कानूनी प्रयास, नैतिक नियमावली एवं संस्थागत प्रयास। कानूनी प्रयास की अगर हम बात करें, सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधान जैसे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 1901 एवं आरटीआई एक्ट आदि। नैतिक नियमावली की अगर हम बात करें, सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न विभागों हेतु आचरण संहिता जैसे सिविल सेवा आचरण संहिता 1965, रेलवे एआईएस आदि हेतु आचरण संहिता। आगे हम देखेंगे संस्थागत प्रयास में लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं, सीबीआई, सीबीसी, सीआईसी आदि की स्थापना। अन्य प्रयास की अगर हम बात करें तो विमुद्रीकरण, डिजिटल इंडिया जैसे कि ई पेमेंट व ई गवर्नेंस की अवधारणा आदि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के प्रमुख उपाय किए गए हैं। भविष्य में क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस हेतु सुझाव हैं। पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाए, जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाए, भ्रष्टाचार निवारण को शपथ में शामिल किया जाए एवं पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया जाए। आगे राजनीतिक तटस्थता व आचरण संहिता का अनुपालन किया जाए, उत्तरदायी संस्थाओं को अधिक सशक्त किया जाए जैसे कि सीबीसी, सीबीआई व लोकपाल, लोकायुक्त को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। कानूनों का कठोरता से पालन हो। भारत में कानून तो बनते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता, अतः उनका कठोरता के साथ पालन किया जाए। इस प्रकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एक सुझाव हम दे सकते हैं, समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार किया जाए। और भूमिका में हम लिख सकते हैं कि नैतिक मनुष्य सभी सामाजिक बुराइयों का उपचार है। यह हम ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि कोरोना जैसी महामारी में किसी लोक सेवक के क्या नैतिक दायित्व बनते हैं। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय लोगों की अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए लोक सेवकों को नैतिकतापूर्ण दायित्वों का एक ढांचा बनाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित दायित्व होने चाहिए। पहला, जन स्वच्छता व सुरक्षा के कार्यों का प्रबंधन करना, सामाजिक दूरी, हाथ धोने आदि के बारे में जागरूकता फैलाना, भीड़ एकत्रित करने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाएं, अस्पताल एवं अन्य सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों की नियमित जांच करें, आइसोलेशन वार्ड में सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, भ्रामक सूचनाएं व अन्य आक्रोश फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाएं, गरीबों एवं असहाय लोगों तक राशन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाना,
प्रवासी मजदूरों की परिवहन की व्यवस्था एवं उनकी भोजन की व्यवस्था में मदद करें। सैनिटाइज़र के प्रयोग, हाथ धोने, मास्क लगाने आदि के प्रयोग के बारे में लोगों से अपील करें एवं इसकी जानकारी उन्हें प्रदान करें। कोरोना महामारी के समय में हमारे लोक सेवक कोरोना योद्धा के रूप में हमारी सहायता कर रहे हैं। संकट के समय भी यह कार्य नैतिकता की मिसाल है। यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में असमर्थकवादिता एवं निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं और इसके महत्व बताइए। प्रशासन में असमर्थकवादिता एवं निष्पक्ष कार्यशैली को प्रभावी बनाने के दो अस्त्र के समान हैं। असमर्थकवादिता को हम पहले देखेंगे क्या होती है। किसी लोक सेवक का किसी दल विशेष से जुड़ाव न होना, ना ही उसकी सदस्यता लेना असमर्थकवादिता है। नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका होती है, अतः असमर्थकवादिता उसे राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाने में सहायक होती है। यह हमने देखी असमर्थकवादिता। अब हम निष्पक्षता की परिभाषा देखेंगे। निष्पक्षता न्याय का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर किया जाता है। किसी पूर्वाग्रह, हित या मूल्य के कारण पहले से ही उसे किसी पक्ष के प्रति समर्थन या विरोध की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। इनकी प्रशासन में क्यों आवश्यकता होती है। पहला, समतापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु, क्षेत्रीय व वर्गीय असमानता समाप्ति हेतु, भाई भतीजावाद एवं पक्षपात की समाप्ति हेतु, शासकीय नीतियों की यथावत अर्थात जिस रूप में उन्हें बनाया गया है उसी रूप में क्रियान्वयन हेतु, प्रशासन व जनता के मध्य स्पष्ट संवाद हेतु। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु एवं संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु, नौकरशाही की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु, प्रशासन को जीवंत बनाए रखने हेतु आदि के लिए असमर्थकवादिता एवं निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 6 मार्कर या लास्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन में सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता की मांग अनेक कारणों से की जा रही है, अतः प्रशासनिक नैतिकता के मापदंड निश्चित करने के लिए व्यापक और कारगर प्रयासों की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। क्या कदम उठाए जा सकते हैं वह हम देखेंगे। पहला है, लोक सेवकों को सत्यनिष्ठ आचरण हेतु प्रेरित करना। सेकंड है, सत्यनिष्ठा के प्रदर्शन पर पुरस्कार, प्रशंसा एवं अन्य आनुषंगिक लाभ प्रदान करना। मांगे जाने पर स्पष्ट व ईमानदार सुझाव देना। नेक्स्ट, अधिकार प्राप्त लोगों को सही निर्णय एवं चुनौतियों हेतु तैयार करना। नेक्स्ट, चयन के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षण व विशेष बल देना। नेक्स्ट हमारा सुझाव है, आचरण संहिता एवं नैतिक संहिता बनाकर उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना। नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण संस्कृति का विकास करना। यह उपाय सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। कुछ और उपाय हैं, विरोधाभासी एवं संशयपूर्ण स्थितियों को लोकहित में निर्देशित करना, अर्थात इस स्थिति में जनहित या लोकहित को ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान करके। नेक्स्ट है, गैर सत्यनिष्ठ अधिकारियों पर दंडात्मक प्रक्रिया अपनाना। अन्य प्रयास क्या किए जा सकते हैं, उत्तम सेवा का लक्ष्य बनाकर, तार्किकता व वस्तुनिष्ठता का विकास, वित्तीय जवाबदेही तय करके, ईमानदारी व खुलापन बढ़ाकर, निष्पक्षता व राजनीतिक तटस्थता जैसे गुण अपनाकर। एक अन्य उपाय हम दे सकते हैं कि किसी भी अधिकारी की प्रथम पदस्थापना जो है वो ऐसे ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति के नीचे की जाए जो पूर्व में नैतिक कार्य कर चुका है, ताकि नवीन अधिकारियों को इस हेतु प्रेरणा मिले। निष्कर्ष हम देखेंगे, उपरोक्त वर्णित प्रयास प्रशासन में सत्यनिष्ठा व नैतिकता बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। अब आगे हम केस स्टडी देखेंगे। जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम केस स्टडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वे केस स्टडीज जो कि हमने हमारे पहले टेस्ट जो कि 30 मई को हुआ था उसमें दी हुई थी, उनके सॉल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, केस स्टडीज पेपर 4 का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो कि 35 नंबर का एक केस स्टडी और दूसरी केस स्टडी 30 नंबर की आती है। कुल मिलाकर 65 अंक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एक पेपर में, इसलिए केस स्टडी पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर केस स्टडीज़ के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं।
केस स्टडी की श्रृंखला में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे केस स्टडीज़ को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार उनमें अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस श्रृंखला में आप प्रैक्टिकली यह समझ पाएंगे कि केस स्टडी में हमको क्या ढूंढना होता है और कैसे लिखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम केस स्टडीज पढ़ लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी जिसे हमें सॉल्व करना है। आइए, इस टेस्ट में तीसरे प्रश्न में प्रथम प्रकरण अध्ययन जो था वह गंभीर स्वास्थ्य समस्या पर आधारित था। पहले इस केस स्टडीज को पढ़ लेते हैं। इसमें है कि पश्चिमी अफ्रीका में एक भयानक महामारी फैली है जिसने अल्पावधि में ही हजारों लोगों की जान ले ली है और बहुत से लोगों को संक्रमित भी कर दिया है। बीमारी की चिकित्सा हेतु कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। आप ऐसे देश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख हैं जिस देश को इस महामारी ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि इस महामारी हेतु वर्तमान में कोई चिकित्सा यानी कि दवा उपलब्ध नहीं है, किंतु एक दवा प्रायोगिक रूप से दूसरे देश में उपयोग की जा रही है। इस दवा के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं और इसके फलस्वरूप कुछ मरीज इस बीमारी से उबरने में भी सफल रहे हैं। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राहत अकेले इस दवा से मिली है या फिर किसी अन्य प्रकार से मिली है। इस बीमारी की उच्च मृत्यु दर एवं त्वरित प्रसार को देखते हुए अन्य देशों ने इस प्रायोगिक दवा की बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति तो दे दी है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ दवा के प्रभाव को लेकर आशंकित हैं और उन्होंने इसके उपयोग के विरुद्ध चेतावनी भी जारी की है। उनका कहना है कि इसके जानलेवा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साथियों, यह केस स्टडी वर्तमान की परिस्थितियों में अर्थात कोरोना महामारी के समय में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस प्रकार की केस स्टडी का पूछा जाना तय है, क्योंकि यह हमारे सिलेबस यानी कि पेपर 2 के पार्ट बी से संबंधित है और सिलेबस में भी हमारे में यही लिखा गया है कि इस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रकरण अध्ययन प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इसीलिए हमने इसे यहाँ पर सम्मिलित किया था। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। एक पिक्चर तो आपके में क्लियर हो गई होगी। इसमें की पॉइंट देख लेते हैं इस केस स्टडी में क्या क्या है। तो इसमें केस की पॉइंट है कि एक महामारी फैली हुई है पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, और आपके देश में भी फैली हुई है और आप उस देश के स्वास्थ्य प्रमुख हो। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास क्या क्या पावर्स हैं। और उस बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन दवा नहीं है। एक दवा है जो कि पता नहीं है उसी की है या नहीं है, लेकिन वो काम कर रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वह दवा इसकी नहीं है, यदि आपने इसका ज़्यादा उपयोग किया तो लोगों की जान भी जा सकती है, दीर्घकालिक में वह ठीक नहीं है। चलिए तो प्रश्न देख लेते हैं। ये की पॉइंट थे जो हमने देखे। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त परिस्थिति में नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए तथा उन पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर नैतिक मुद्दे अर्थात मोरल इश्यूज के बारे में पूछना चाह रहे हैं और चर्चा से मतलब है कि उनका थोड़ा थोड़ा विस्तार भी कर दीजिए। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस आंसर में हम क्या लिख सकते हैं। इस आंसर की फॉर्मेटिंग हमेशा से आप याद रखें कि किसी भी उत्तर में चेक करने वाला इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी और कंक्लूजन देखना चाहता है, और एक अच्छा उत्तर भी वही माना जाता है जिसमें ये तीनों चीज़ें हों। आप इंट्रोडक्शन छोटा लिखें लेकिन अच्छा लिखें और लिखें जरूर, यह मुख्य बात है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखें, यह प्रश्न उठा है। तो इंट्रोडक्शन में आप वो सामग्री लिखें जो कि केस स्टडी में हमको दी गई है और वो उसका इंट्रोड्यूस करवा रही है, और वह सामग्री प्रश्न में पूछे गए जो कोर पॉइंट है उससे संबंधित भी होनी चाहिए। तो उसमें पूछा था कि नैतिक मुद्दे बताएं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक बीमारी है जो लोगों में दहशत फैला रही है। इस विषाणु की प्रायोगिक दवा के अलावा कोई इलाज नहीं है जिसकी प्रभावोत्पादकता भी संदिग्ध है। यह हमने इंट्रो दे दिया कि ऐसी ऐसी बात चल रही है और उसके संदर्भ में हमसे पूछा गया है कि मुद्दे बताइए। तो अब हमने हेडिंग डाल दी है प्रस्तुत प्रकरण में शामिल मुद्दे। आप भी कुछ इसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर मुद्दे पूछा गया था, तो यहाँ पर आप पॉइंट्स में लिखें, जरूर लिखें। बाकी हेडलाइंस यहाँ पर देने से बचें, क्योंकि मूल रूप से यहाँ पर एथिक्स का एक ऐसा पेपर होता है जो कि आपसे डिमांड करता है कि आप थ्योरी में भी लिखें। पॉइंट्स में लिखें ये अलग बात है, और थ्योरी में लिखें ये दोनों संयुक्त बातें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो शामिल मुद्दे में पहला अपन लिख सकते हैं कि प्रायोगिक दवा ने बीमारी को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशीलता को सिद्ध नहीं किया है।
यह मुद्दा हो गया है। ठीक है, अब इस पर चर्चा के लिए हम थोड़ा सा विस्तार से और देंगे। फिर अपन ने लिखा है, बिना नैदानिक परीक्षणों के रोगग्रस्त लोगों को यह दवा देना अनैतिक होगा। यह अनैतिकता ही इसे मुद्दा बनाती है। थोड़ा समझ में आया होगा, आगे चलते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा मुद्दा है, उपचार के अभाव में बीमारी का फैलाव तेजी से हो रहा है। यह थोड़ी सी जानकारी है। समय के रहते कुछ कार्यवाहियां अनिवार्य हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान इलाज के साथ आगे बढ़ा जाए या फिर नैदानिक परीक्षणों की प्रतीक्षा की जाए। एक ये मुद्दा है कि भाई साहब, हम वर्तमान इलाज जो है, प्रायोगिक दवा है, उसके साथ आगे बढ़ें या फिर परीक्षण का इंतजार करें कि भैया कुछ दवा आएगी और बाद में हम उसका प्रयोग करेंगे। तो एक नैतिक मुद्दा ये हो गया। अगले नैतिक मुद्दे की बात करते हैं, बिना पक्षपात के राहत कार्य को कार्यान्वित करना। आप देश के स्वास्थ्य प्रमुख हैं, तो आपके पास यह जिम्मेदारी रहती है कि आप निष्पक्ष होकर सभी लोगों पर समान रूप से राहत कार्यों का वितरण करें और उनमें एक परिस्थिति को समझने की और उसका सामना करने की क्षमताओं को विकसित करें। एक यह मुद्दा है कि आप बिना पक्षपात के राहत कार्यों का संपादन करें। यह तीसरा मुद्दा हो गया। अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला मुद्दा आपके समक्ष स्वास्थ्य प्रमुख होने के नाते कानून के नियमानुसार कर्तव्यों के निर्वहन का है, ताकि आप देश में स्थिति को नियंत्रित रख सकें। एक यह मुद्दा है। अगला मुद्दा देखें तो आम जनता के भय को सौहार्दपूर्ण रूप से शांत करना, ताकि अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लग सके। जैसे कि कुछ अफवाहें वगैरह फैलती हैं, उनको रोका जा सके। इसलिए आपके पास एक यह नैतिक मुद्दा भी है कि आपको उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से शांत करना है। कोई सांप्रदायिकता की बात ना फैल सके, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए एक मुद्दा यह भी है आपके पास। अगला मुद्दा देखते हैं कि राहत कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा। जो राहत कर्मी हैं, जो जो उस स्थिति से निपटने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा करना एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि यह उस परिस्थिति को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है। आगे चलते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि कोई कारण गिनवाओ, तो उसमें आप हमेशा ऐसा करें कि पहले मुख्य कारणों को लिख दें और बाद में एक अन्य पॉइंट करके लिख दें। जैसे कि इसमें हमने लिखा है कि प्रमुख मुद्दे तो वो हो गए, अब कुछ मुद्दे और भी हैं जिन्हें हम संक्षिप्त में लिख देते हैं, इन्हें पॉइंट्स में कहते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर डिस्क्राइब भी कर दिया और पॉइंट्स में भी लिख दिए, दोनों पक्षों को हमने संभाल लिया। तो अन्य मुद्दों में आप लिख सकते हैं कि जन सुरक्षा का मुद्दा है। जन सुरक्षा का मुद्दा कैसे कि भाई साहब, देश में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और दवा है नहीं, तो जन सुरक्षा है। और कैसे जन सुरक्षा कि और लोगों में ना फैले, उनकी सुरक्षा करना एक मुद्दा है। सामान्य जनजीवन का हताहत होना, एक नैतिक मुद्दा यह है कि भैया जो नॉर्मल परिस्थितियां पहले थी वह हताहत हो चुकी हैं, आर्थिक स्थितियां गड़बड़ा गई हैं और पूरे कारोबार बंद हो चुके हैं, सब ठप हो चुका है, यह मुद्दा है। जान की क्षति, जान की क्षति से यहाँ पर आशय है कि बुजुर्ग, बच्चे, इन लोगों की जान की क्षति हो रही है। जो देश की कार्य पूंजी है, मानव पूंजी है, उसकी क्षति हो रही है, एक यह मुद्दा है। और अगला मुद्दा है अनुपयुक्त दवा का प्रयोग, क्योंकि जान बचाने के लिए कुछ रूप में तो दवा का प्रयोग किया ही जा रहा है, तो यह मुद्दा भी एक यहाँ पर आता है। दोस्तों, क्वेश्चन में मुद्दे पूछे थे, हमने मुद्दे बता दिए। उन्हें चर्चा का पूछा था, हमने विस्तार करके चर्चा का भी बता दिया। अब हमारा प्रश्न समाप्ति की ओर है। समाप्त करने से पहले हम उसमें कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन लिखना जरूरी है। देखिए, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, छोटा सा लिखें पर लिखें जरूर। इस प्रकार की बीमारियां देश के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से दुर्बल बनाती हैं। अर्थात देश को ये क्या है, परिस्थितियां दुर्बल बना देती हैं। प्रारंभिक रूप से बचा भी इनका बेहतर इलाज हो सकता है। ये हमने छोटा सा कंक्लूजन दे दिया, जिसमें भविष्य की राह भी दिखाई दे रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन इसी केस स्टडीज का था कि आपके पास सभी विकल्प जो उपलब्ध हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, ये वाला प्रश्न वैसे तो केस स्टडीज बहुत कम लोगों ने लिखी हैं। अब इसमें क्या लिखना था आपको कि आपके पास विकल्प लिखने थे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यहां पर ये मैटर नहीं करता कि ये गलत बात है और ये सही बात है। आप गलत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, पर विकल्प तो लिखना है ना, पूरे विकल्प लिखना है। चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या विकल्प थे। तीसरे ए का प्रश्न बी है ये। तो इंट्रो देते हैं। प्रदत्त प्रकरण में स्थिति से निपटने के लिए मेरे पास निम्नलिखित विकल्प उपस्थित हैं। पहले विकल्पों को लिख देते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहला विकल्प मेरे पास है कि नैदानिक रूप से सिद्ध दवा की प्रतीक्षा करूं। दूसरा विकल्प ये भी है
कि प्रायोगिक दवा के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। मतलब जो दवा वर्तमान में है, पता नहीं है कि वो दवा है या नहीं है वास्तव में, कि उसी को हम अलाउ कर दें कि हाँ, उसको आप दे दीजिए। अगला विकल्प यह भी है कि पड़ोसी देशों में उस दवा के क्या रिजल्ट निकलते हैं, उनका प्रभाव का आकलन किया जाए और फिर कार्यवाही की जाए। यदि वो अच्छे से काम करती है तो हम अलाउ कर देंगे, यदि उसने कोई साइड इफेक्ट्स दिखाए तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया था कि विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन से अर्थात उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताने हैं कि यह विकल्प कितना सही है, कितना सही नहीं है। चलिए देखते हैं पहले विकल्प के बारे में। पहला विकल्प था कि प्रभावी दवा की प्रतीक्षा करें। दोस्तों, यह विकल्प हमें प्रायोगिक दवा के दुष्प्रभावों से बचाएगा। यदि हम प्रतीक्षा करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो दवा साइड इफेक्ट दिखाने वाली है, उस साइड इफेक्ट से हम बच जाएंगे। लेकिन तेजी से प्रसार के कारण मृत्यु दर काफी तेज हो जाएगी, क्योंकि केस स्टडीज में यह तथ्य दिया है कि बहुत तेज मृत्यु दर है इस बीमारी की। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब तक हम प्रतीक्षा करेंगे तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सुनिश्चित उपचार को प्राप्त करने में समय लग सकता है। अतः यह विकल्प उचित नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प हमारा कैंसिल हो गया कि इसका मूल्यांकन हमने किया कि भैया जितनी देर हम प्रतीक्षा करेंगे उतनी बहुत सारे लोग मर जाएंगे, इसलिए यह हमारा विकल्प प्रभावी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायोगिक दवा के प्रयोग को स्वीकृति देना, यह हमारे पास दूसरा विकल्प है। अब आप स्वास्थ्य प्रमुख हैं तो आप लिखेंगे, मेरे देश में स्थिति गंभीर है, तात्कालिक कार्यवाही के रूप में मैंने इस दवा को स्वीकृति दे दी, तो यह सुनिश्चित तो हो जाएगा कि मैंने कोई तो प्रयास किया इस परिस्थिति से निपटने के लिए। यदि कुप्रभाव सामने आए तो यह बीमारी अधिक भी घातक हो सकती है। यह हम मूल्यांकन की ओर चले कि यदि मैंने इसकी स्वीकृति दे दी, यदि इस दवा के कुप्रभाव यानी साइड इफेक्ट सामने आए तो यह उस बीमारी से ज्यादा भी घातक होगा, क्योंकि यह दवा तो हम उन लोगों को भी देंगे जो बीमारी नहीं है टीके के रूप में। तो इसने साइड इफेक्ट दिखाए तो हम उन लोगों को भी मार देंगे जो वास्तव में बीमार नहीं हो रहे थे और जो बीमार शायद ना भी होते। इसलिए यह विकल्प हमारा उचित नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तीसरा विकल्प हमारा है कि हम प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा हम उस समय तक करें कि पड़ोसी देशों में जिस दवा का उपयोग किया जा रहा है वह रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। चलिए देखते हैं। यह विकल्प दवा की प्रभावोत्पादकता को आंकने व जन स्वास्थ्य का ध्यान रखने दोनों के महत्व को समाहित करता है। मतलब यह उस दवा के प्रभाव को भी देख रहा है और लोगों के स्वास्थ्य अर्थात मृत्यु दर को भी ध्यान में रख रहा है। यदि कुछ समय हम इसकी प्रतीक्षा करें तो दवा के सकारात्मक परिणाम यदि दिखते हैं व दुष्प्रभाव यदि नहीं दिखते हैं तो दवा के प्रयोग को हमारे देश में प्रयोग करने की अनुमति दे दी जाएगी। यद्यपि विलंब से कुछ क्षति तो होगी, यहाँ क्षति से आशय कुछ लोगों की मौतें होंगी, लेकिन हम उन लोगों की जान को बचा सकते हैं जो इस दवा के प्रयोग से मरने वाले थे, क्योंकि यह दवा वास्तव में उस विषाणु को नहीं मारने वाली थी। ये हमारे पास विकल्प थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था? उपरोक्त स्थिति में आप क्या करेंगे, कारण बताएं। अब इस प्रश्न में उनने आपकी तर्क शक्ति का आकलन लगाना चाहा है। परीक्षक जानना चाहता है कि आप क्या कर सकते थे इस परिस्थिति में, और कारण भी बताएं कि आप क्यों वो काम करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं कि आप यदि उस स्वास्थ्य प्रमुख होते तो आप क्या करते इस परिस्थिति में। थोड़ा इंट्रो देते हैं। एक देश के स्वास्थ्य प्रमुख होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा निर्णय लूं जिससे समस्या नियंत्रण में भी आ जाए और जन क्षति भी कम हो। अर्थात इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सर यदि मैं होता तो मैं ऐसा निर्णय लेता जिससे कि ये समस्या है उसका निपटारा भी हो जाता और जान मान की हानि होने से भी बच जाती। ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरे पास 3 विकल्प थे। जो विकल्प हमने पिछले क्वेश्चन में देखे हैं उन्हें यहां पर लिख देना है इंट्रो के रूप में, कि मैं सिद्ध दवा की प्रतीक्षा भी कर सकता था, वर्तमान दवा का प्रयोग भी कर सकता था और अनुभवों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकता था। तो आगे देखते हैं कि इन तीनों विकल्पों में से मैं क्या करता। तो देखते हैं। अब यहां पर यह लिखना है कि मैं क्या करता। परिस्थिति से निपटने के लिए मैं तीसरे विकल्प का चयन करके कार्यवाही करूंगा। मतलब मैं तीसरा विकल्प चुनूंगा इनमें से, क्योंकि यह विदेशों से प्राप्त अनुभवों की जानकारी पर आधारित एक तर्कपूर्ण निर्णय होगा।
आप एक लोक सेवक हैं तो आपसे यह आशा की जाती है कि आप ऐसे कार्य करें जो किसी लॉजिक पर आधारित हों। हवा में तीर चलाने के लिए लोक सेवक बनाना लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य नहीं है। एक लॉजिक चाहिए है हर बात के पीछे। तो यहाँ पर हम लॉजिक दे रहे हैं कि विदेशों के अनुभव हम पहले प्राप्त करता मैं और उसके बाद उसको प्रयोग करने के लिए अनुमति देता। इस विकल्प के माध्यम से हम यदि दवा के कुप्रभाव यदि होते हैं दवा के, तो दवा को प्रतिबंध कर देंगे, और यदि प्रायोगिक दवा ने कोई दुष्परिणाम नहीं दिखाया तो उसे कालांतर में बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त करेंगे। अब उस प्रश्न में भी हमने लिखा था कि हालांकि इससे कुछ जान तो जाएगी, लेकिन हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अकारण दवा के दुष्प्रभावों से मर सकते थे। देखिए, एक प्रश्न में रिपीटेशन हो वो गलत है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। यदि एक ही प्रश्न में आप एक ही वाक्य को, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका प्रभाव मूल्यांकनकर्ता पर बुरा जाता है। आप उसी बात को दूसरे प्रश्न में रिवाइज कर सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हमारे पास केस स्टडी उतनी सी दी हुई है। हम वही बात दूसरे प्रश्न में नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? यदि उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो सामग्री तो वही रहेगी। जैसे पिछले प्रश्न में हमसे विकल्प पूछा गया, अब इसमें पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या करते। जब हमारे पास विकल्प ही 3 हैं तो एक विकल्प को हम चुनेंगे और थोड़ा सा हमने उसमें लिखा था, इसमें यहाँ पर उसका विस्तार कर देंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप झिझके नहीं और भरपूर लिखें। हम यहाँ थे कि दुष्प्रभावों से लोग मर सकते हैं। इससे भारी मात्रा में प्रभावित जनसंख्या एक गलत इलाज से बच जाएगी। यदि हम प्रतीक्षा करेंगे और अच्छी दवा का प्रतीक्षा करेंगे और यदि उसी ने अच्छे प्रभाव दिखाए तो उसको ही हम प्रयोग में ला देंगे। इससे क्या होगा कि जनसंख्या यदि वह दुष्प्रभाव दिखाती तो बहुत सारी जनसंख्या उसकी गलत इलाज से बच जाएगी। यह निर्णय यह प्रदर्शित करेगा कि महामारी फैलने से घबराकर एक अपरीक्षित इलाज का उपयोग करने के स्थान पर मैंने एक समझदारी भरी कार्यवाही का अनुसरण किया। यह निर्णय यह लॉजिक दिखाएगा कि मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि एक तर्क पर आधारित है। कोई हवा में तीर नहीं चलाया है कि मैं उस दवा का प्रयोग कर दूंगा जिससे कि वो जो अन्य देशों में उपयोग की जा रही है जिससे मेरे देश में भी जान बच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पास एक तर्क है कि यदि वो कारगर हुई तो मैं प्रयोग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस तरह हमारी यह केस स्टडी वीर गति को प्राप्त होती है। आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से चेक करने वाले पर एक प्रभाव आपका आएगा कि बंदा है जो कि डिजर्व करता है। ऐसी केस स्टडी को आप लिखें। चलिए आगे चलते हैं इस श्रृंखला में और देखते हैं अगली केस स्टडीज को। अगली केस स्टडी में हमने विषय रखा था प्रशासनिक व राजनीतिक संघर्ष। यह टॉपिक भी हमारे पॉलिटी के खंड से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से पाठ्यक्रम से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या केस स्टडी थी। आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। आपको यह मान लेना है कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं ही, जिसे हाल ही में एक ऐसे शहर में नियुक्त किया गया है जहां पर अपराध की काफी दर है। कार्यालय में शुरुआत के ही कुछ दिनों में आपका सामना व्यापक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी से होता है। आप एक ऐसे शहर में नियुक्त किए गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और जैसे ही आपका वहां पर नियुक्ति हुई और कुछ ही दिनों में आपका सामना बहुत सारे गलत कामों से हुआ। एक दिन आप कुछ लोगों को शहर में लाए जा रहे अवैध दवा की बड़ी खेप के साथ पकड़ लेते हो। एक दिन आपने उन लोगों को पकड़ लिया जो अवैध दवा को शहर में ला रहे थे। श्रीमान का, एक व्यक्ति हैं का, जो कि स्थानीय राजनेता हैं, उन्होंने आपको कॉल किया और वे कहते हैं कि दवा की खेप को उनकी सहमति के साथ लाया जा रहा था। वह आपसे यह भी कहते हैं कि आप सभी संदिग्ध लोगों को मुक्त कर दें, अर्थात आपने उस खेप के साथ जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें छोड़ दें और उनके बारे में कोई एफआईआर भी ना लिखें। यदि आप उनकी सलाह नहीं मानते हैं तो वे आपको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे देते हैं। इसके अलावा आपके विभाग में आपके वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कई लोगों के साथ अपने संबंध होने की बात भी बताते हैं। वो बताते हैं कि आपके वरिष्ठ लोग भी हमसे मिले हुए हैं, उनका भी इसमें हाथ है। यह बात तो तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब आपके एक वरिष्ठ अधिकारी का आपके पास फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि श्रीमान का ने जो आपसे कहा है उस बात को आप मान लीजिए। साथियों, यह प्रकरण था। इसमें 7-7 नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 35 नंबर की यह केस स्टडी थी। इस केस स्टडी में आप पहले की पॉइंट देख लें कि क्या है। सबसे पहला यह है कि आप जिस पद पर हैं, जो डिजिग्नेशन है आपकी, वो आईपीएस अधिकारी की है और आप एक गुंडागर्दी वाले शहर में नियुक्त हुए हैं और आपने एक अवैध दवा की खेप पकड़ ली है।
एक का स्थानीय राजनेता है जो आपको इस कार्य को करने से, इस केस को सॉल्व करने से रोकते हैं, और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी मिस्टर ए की बातों में आ जाते हैं और उनका ही सहयोग देते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इसके प्रश्नों को कि प्रश्न क्या पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि उपरोक्त प्रकरण में से कौन कौन से प्रशासनिक मूल्य प्रभावित होते हैं। दूसरा था कि भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के क्या कारण हैं, ये क्यों होती हैं। आपके समक्ष विकल्पों का मूल्यांकन भी करना था और इस प्रकरण से निपटने के लिए आपकी कार्यवाही को बताना था। साथ ही भविष्य में ऐसे काम ना हो, उनसे बचने के लिए आपको थोड़े से सुझाव देने थे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को, जो था उपरोक्त प्रकरण में कौन कौन से प्रशासनिक मूल्य प्रभावित होते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। साथियों, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फोर्थ पेपर के सिलेबस को मुखाग्र करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिलेबस में जो की पॉइंट्स दिए हैं, जो शब्द लिखे हैं, जो मूल्य लिखे हैं, उन्हीं ही आपको इसमें पुट करना होता है। और कुछ अन्य शब्द भी होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ याद रहने लगेंगे और उन्हें आप भी लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप अपने सिलेबस को मुखाग्र याद कर लें और उसी का प्रयोग यहाँ पर करें। चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम उसमें एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो कैसे शुरू कर सकते हैं आप, जो टॉपिक है, जो विषय है उस केस स्टडी का, उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रदत्त राजनीतिक व प्रशासनिक संघर्ष के प्रकरण में विभिन्न प्रशासनिक मूल्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस प्रकरण में कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी एक लोक सेवक के पेशेवर दायित्वों को समाहित किया गया है। ये जो प्रकरण है उसमें एक जो लोक सेवक है, जो उत्तरदायी है, उसके पेशेवर दायित्व प्रभावित होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रशासनिक मूल्य प्रभावित हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक आप फ्लो डायग्राम दे सकते हैं, एक डायग्राम लगा सकते हैं जो कि एक नज़र में अच्छा प्रभाव छोड़ेगा और क्लियर रूप से चेककर्ता को दिख जाएगा कि हाँ, इससे प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है कि कैसे लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रभावित प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है कि जो मूल्य नहीं है उनको भी लिख दिया है। ऐसे थोड़ी ना लिखना है, वो मूल्य तो हो कम से कम, आप उन वाक्यों को ही लिखें, उन शब्दों को ही लिखें। चलिए देख लेते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो रही है, समर्पण, कार्य के प्रति समर्पण भी प्रभावित हो रहा है। साथियों, इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार भी करना है। लोगों ने इसे लिख तो दिया है लेकिन विस्तार नहीं किया है, जिस पर हमने अंक काटे हैं, और यह अंक कटते भी हैं, क्योंकि केस स्टडी जितनी ज़्यादा अंक आपको दिलाती है उतने ही अंक कम भी करती है। पिछले अनुभवों पर हमने देखा था कि एक साथी थे, उनने बहुत अच्छी केस स्टडी लिखी थी उनके अनुसार, लेकिन चेककर्ता ने उनको पूरी केस स्टडी में कुल 12 अंक दिए थे। 65 अंकों में से 12 अंक मिलना कितना दुखद होता है, यह आप समझ सकते हैं। उनने बोला भी था कि मैंने केस स्टडीज एक एक पेज की लिखी हैं, लेकिन एक पेज की लिखना और गुणवत्ता में लिखना फर्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने उत्तर को। तो इसमें जो जो मूल्य प्रभावित हो रहे हैं उन्हें आप पहले तो संक्षिप्त में लिख दें और कुछ प्रमुख जो हैं उनका विस्तार भी कर दें, ताकि मूल्यांकनकर्ता को ऐसा ना लगे कि आप भारा टाल रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं, भारा टाल रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता कैसे, क्योंकि जो बिंदु हमें दिए गए हैं, जो उस लोक सेवक के पास विकल्प हैं, उन्हीं में से उसको चुनना है। दूसरा है कार्य के प्रति समर्पण। वह लोक सेवक अपने कार्य के प्रति समर्पित है और उससे किसी अन्य कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है दबाव डालकर, इसलिए यह उसके समर्पण के मूल्य को प्रभावित करता है। नंबर दूसरा है पारदर्शिता, अर्थात वह पारदर्शिता से काम नहीं करने दे रहे हैं, वह फोन लगाते हैं और अनावश्यक दबाव डालते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अगला है सत्यनिष्ठा। जो लोक सेवक है वह सत्यनिष्ठा से कार्य नहीं कर पा रहा है, उस पर बाहरी दबाव है और वह उसकी आंतरिक प्रेरणा के रूप में कार्य को मूल रूप से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगला मूल्य जो प्रभावित हो रहा है वह है राजनीतिक तटस्थता। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो लोक सेवक होते हैं, उनको राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन कुछ बाहरी राजनेता उसे प्रभावित कर रहे हैं फोन करके, इसलिए उसके राजनीतिक तटस्थता के मूल्य का भी उल्लंघन हो रहा है। दूसरा है ईमानदारी। यह हीरे के समान है, यह तथ्य। ईमानदारी, लोक सेवक को ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन
राजनेता उसे ईमानदार नहीं रहने दे रहा है, इसलिए यह मूल्य भी प्रभावित हो रहा है। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता एक मूल्य है जो इस तरह प्रभावित हो रहा है क्योंकि वह अवैध दवा यदि शहर में आ जाती है और उसका वितरण होता है, जिससे कि कुछ लोगों को उसकी हानि भुगतनी पड़ती है। क्योंकि दवा अवैध है तो निश्चित है कि उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे जब भी वह अवैध है, ठीक है, और वह लोगों में यदि वितरित हो गई तो वह नुकसान पहुंचाएगी, जान मान की हानि होगी, इसलिए यहां पर संवेदनशीलता भी प्रभावित होती है। जवाबदेहिता, जवाबदेहिता कैसे? जवाबदेहिता इस प्रकार प्रभावित होती है कि लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेह हैं, साथ ही वह अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी जवाबदेह हैं, राजनेता के प्रति भी जवाबदेह हैं, इसलिए यहां पर जवाबदेहिता भी प्रभावित होती है। कर्तव्यनिष्ठता मूल रूप से प्रभावित होती है क्योंकि उसके कर्तव्य को करने से रोका जा रहा है। उत्तरदायित्व, उस पर यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे और भय मुक्त, दबाव मुक्त होकर अपने कार्य को संपादित करे, किंतु यह उत्तरदायित्व उससे कठिन हो रहा है उसे निभाना क्योंकि राजनेताओं का उसके ऊपर दबाव है। आइए अब इनका कुछ का विवरण देख लेते हैं। सभी का विवरण तो देना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समय का अभाव रहता है और एक शब्द सीमा हमारे ऊपर बाध्यता डालती है। चलिए देखते हैं, विवरण देख लेते हैं कि सत्यनिष्ठा कैसे प्रभावित हो रही है। अनावश्यक दबाव के कारण लोक सेवक की कार्य के प्रति निष्ठा संदिग्ध हो रही है, इसलिए सत्यनिष्ठा प्रभावित हो रही है। अगला है कार्य हेतु समर्पण। राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसे ठेस पहुंचाई है, इसलिए यह भी प्रभावित हो रही है। अगला है ईमानदारी। उच्च अधिकारियों के आदेश द्वारा ईमानदारी प्रभावित हो रही है क्योंकि दबाव डाल रहे हैं लोग कि ऐसा मत करो भाई। वस्तुनिष्ठता, प्रत्यक्ष तथ्यों को अनदेखा करने हेतु आदेश दिया गया है, इसलिए वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो रही है। उत्तरदायित्व, आईपीएस अधिकारी होने के नाते ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करना उसका उत्तरदायित्व है और यह मूल्य भी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आप उत्तर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लिख सकते हैं कि कुछ अन्य मूल्य भी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आदर्श आचरण संहिता के मूल्य, उनका ह्रास हो रहा है। जो मूल्य आदर्श आचरण संहिता में वर्णित है उनका ह्रास हो रहा है। यह एक व्यापक आयाम को समेट रहा है यह बिंदु, क्योंकि आपने आदर्श आचरण संहिता लिख दी, इसका मतलब है कि आपको ज्ञात है कि उसमें क्या लिखा है, भले ही आपको ना पता हो, यह अलग बात है। अगला बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों को मानने की क्रिया पर आघात, अर्थात जो हैरार्की है उसका अनुपालन यहां पर नहीं हो पा रहा है, उच्च अनुदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह मूल्य भी प्रभावित हो रहा है। यह उत्तर यहां पर समाप्त होने की कगार पर है, कंक्लूजन देकर इसे समाप्त करेंगे। इस प्रकार आईपीएस अधिकारी के समक्ष यह परिस्थिति उसके आदर्शों के परीक्षण की दशा को उत्पन्न करती है, अर्थात यह स्थिति ऐसी है कि उसके जो आदर्श हैं उनकी परीक्षा ले रही है कि अब तुम क्या करोगी। यहां पर यह निष्कर्ष दिया और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा था। इनने पूछा था कि भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के क्या कारण हैं। ये भ्रष्टाचार और जो नियमों की अनदेखी हो रही है इनके क्या कारण हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कारण है। शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक व राजनीतिक संघर्ष के इस प्रकरण में हमें भ्रष्टाचार व नियमों की अनदेखी दिखाई देती है। इस प्रकरण में हमको दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और नियमों की भी अनदेखी बहुत तेजी से की जा रही है। तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आप फ्लो डायग्राम जरूर बनाएं क्योंकि फ्लो डायग्राम कम शब्द सीमा में बहुत ज़्यादा आयामों को समेटने में सक्षम रहते हैं और अच्छे भी दिखाई देते हैं, जिससे कि कॉपी की सुंदरता बढ़ती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कारण क्या क्या है। सबसे पहले लिखें, नैतिक मूल्यों का पतन प्रमुख कारण है। नंबर दूसरा, कानूनों की लोचनीयता, अर्थात कानूनों में जो लोचशीलता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, यह भी कारण है। प्रशासनिक राजनीतिक गठजोड़, जो इनका गठबंधन है वो भ्रष्टाचार का मूल कारण है। महंगाई व आराम की चाह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार ही नियमों की अनदेखी को बढ़ावा देता है। लाल फीताशाही मुख्य रूप से नियमों की अनदेखी, आप समय से काम नहीं करेंगे, फाइल को आगे पहुंचाने में देरी करेंगे, तो यह भी एक मुख्य कारण है। आइए इनका विस्तार देख लेते हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन किस प्रकार से है। नैतिक मूल्य स्वयं पर अंकुश लगाते हैं जिससे भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके अंदर नैतिकता है, नैतिकता के कुछ गुण हैं, तो यह आपको आंतरिक रूप से, अंतरात्मा की आवाज आपकी कभी नहीं कहेगी कि आप भ्रष्टाचार करो, किसी अन्य के हक को छीनो, क्योंकि वास्तव में जो भ्रष्टाचार होता है वह जनता के धन के रूप में ही होता है। जनता का धन
कहीं और चला जाता है और उसका वास्तव में उपयोग नहीं हो पाता है जहां उसका उपयोग होना चाहिए था। अगले पॉइंट पर देखें कि क्या कारण है कानूनों की लोचनीयता। कानूनों के अनुपालन ठीक से ना हो पाना। इस दशा में नियमों की अनदेखी होती है जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अर्थात कानूनों की जो लोचनीयता है उनका अनुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा है कानूनों का, इसलिए भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी हो रही है। प्रशासनिक राजनीतिक गठजोड़, यह गठजोड़ नियमों को ढीला व प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है। नियमों को ढीला अर्थात नियमों की अनदेखी हो गई और प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाता है। अब अपारदर्शी हो गई तो भ्रष्टाचार होने लगेगा। यही अपारदर्शिता भाई भतीजावाद को जन्म देती है। भाई भतीजावाद अर्थात कि कोई राजनेता थे, उनने उनके भैया को नौकरी पे लगा दिया, अपने भतीजे को नौकरी पे लगा दिया, है ना। इस तरह की जो साठगांठ बन जाती है परिवारवाद की, वह भाई भतीजावाद कहलाती है। और यह भाई भतीजावाद परिवारवाद ही भ्रष्टाचार की मूल बन जाता है। लाल फीताशाही। प्रशासनिक दफ्तरों में कार्यवाही में होने वाली विलंब अर्थात लेट लतीफी भ्रष्टाचार को जन्म देती है। लेट लतीफी है, नियमों की अनदेखी हो रही है, तो भ्रष्टाचार लाजमी सी बात है होगा। चलिए देखते हैं कि अन्य और भी कुछ कारण हैं जो कि भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। पारदर्शिता की कमी, जांच एजेंसियों की अप्रभाविता, कठोर दंड का अभाव। साथियों, एथिक्स में आने वाली केस स्टडीज सी सेट में आने वाली केस स्टडीज से बहुत अलग होती हैं। सी सेट की केस स्टडीज में आपको केवल उस केस में जो बात की गई है उस पर ही अडिग रहना है, लेकिन एथिक्स का व्यापक आयाम होता है, इसलिए इस प्रकार के कारण पूछे जाते हैं। तो आपके व्यवहारिक ज्ञान में जो भी संज्ञान आता है, जो कारण आपके संज्ञान में आते हैं, आप उनको जरूर लिखें, क्योंकि यह आपकी सोच को दिखाएगा कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता क्या है। तो इस बारे में बिल्कुल भी ना झिझकें कि यह तो केस स्टडी में दिया ही नहीं है और मैं इस कारण को यहाँ पर क्यों लिखूं। केस स्टडी अनुच्छेद को हल करने से बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद में जो दिया रहता है उसी में से छांट छांट कर प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं, कोई बाहरी बात सम्मिलित नहीं की जाती, लेकिन एथिक्स की केस स्टडी में यह संभव है। चलिए इस प्रश्न के कंक्लूजन की ओर चलते हैं। इस प्रकार विभिन्न कारक भ्रष्टाचार व नियमों की अनदेखी हेतु उत्तरदायी हैं जो देश को भीतर ही भीतर से खोखला बना रहे हैं। आपने कारण लिख दिए हैं, उनको लिख दिया कि ये कारण है और ये देश को अंदर से खोखला बना रहे हैं। इस तरह यह प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न था कि आपके समक्ष जो विकल्प हैं उनका मूल्यांकन कीजिए कि आप आईपीएस हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और उनका मूल्यांकन भी कीजिए कि वे क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रकरण लोक सेवक से उचित प्रक्रिया पर आधारित निर्णय की अपेक्षा करता है। इन स्थितियों में उसके पास निम्न विकल्प है। साथियों, इससे पहले जो हमने केस स्टडी सॉल्व की थी उसमें हमने विकल्पों को यहाँ पर लिख लिया था कि 1 2 3 हमारे पास विकल्प है, उनको हमने संक्षिप्त में लिख दिया था। इसमें नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यह 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें शब्द सीमा कम रहती है, और हमको मार्क्स कम है तो लाजमी सी बात है कि शब्द सीमा कम रहेगी, और वह 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए हमें उसे ज़्यादा विस्तार में लिखना था। इसलिए हमने यहाँ पर उन्हें बिंदुबद्ध रूप में नहीं लिखा है, सीधा हम यहाँ पर विस्तार देंगे और उनका मूल्यांकन करती जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रकरण लोक सेवक से उचित प्रक्रिया पर आधारित निर्णय की अपेक्षा करता है। इन स्थितियों में उसके पास निम्न विकल्प उपस्थित हैं। मेरे पास आईपीएस अधिकारी होने के नाते पहला विकल्प तो यही है कि राजनेता व वरिष्ठ अधिकारियों की मांगों के आगे मैं अपना आत्मसमर्पण कर दूं। यह विकल्प मुझे कठिन परिस्थितियों से निकाल तो सकता है, लेकिन यह एक अल्पावधि उपाय होगा, एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होगा जो कि भविष्य में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यहाँ गंभीर परिणाम से मतलब यह है कि यदि मैं एक बार समर्पण कर दूंगा तो बार बार मुझसे यही काम करवाया जाएगा, ठीक है, और जो एक लोक सेवक, ईमानदार लोक सेवक होने के नाते गलत है। अगला विकल्प आपके पास है कि आप लिखित आदेश मांग सकते हैं। यह बहुत से मामलों में अच्छा विकल्प माना जाता है कि यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो आप उनसे यह बोल सकते हो कि आप हमें लिखित में आदेश दीजिए। आप पहले तो उन्हें समझा दें कि यह गलत है सर, यदि फिर भी वो बोलें कि नहीं आपको तो ये करना ही है, तो आप बोल सकते हैं कि सर लिखित में आदेश दे दीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि आप बच जाएंगे। चलिए देख लेते हैं विवरण इसका। यह विधिक प्रमाण हो सकता है, लिखित आदेश मांगना एक विधिक प्रमाण हो सकता है जो कि आदेश श्रृंखला को निरूपित करेगा। आदेश श्रृंखला से मतलब हायरार्की से है
कि आपको ऊपर से आदेश मिला था, आप निचले वर्ग के हैं तो आपको ऊपर से आदेश मिला था कि आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन कृत्य की अवैधता के कारण वरिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जो अवैध दवा आपने पकड़ी हुई है वह अवैध है, वह कार्य अवैध है, लीगल नहीं है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए आपको कभी भी लिखित आदेश नहीं देंगे। वे आपके ऊपर प्रेशर ही बनाएंगे और राजनेता से प्रेशर बनवाएंगे। इसलिए यदि वे यदि वे जारी कर भी देते हैं, मान के चलिए यदि उनने जारी कर भी दिया, उनने खुद की परवाह नहीं की, तब भी यह आईपीएस अधिकारी के रूप में एक नैतिक रूप से यह निर्णय ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि उनने मान लिया, उनको कोई परवाह नहीं है, उनकी नौकरी चली जाए इसकी, तो उनने आपको लिखित में आदेश दे दिया कि हाँ आप उन्हें छोड़ दो, ठीक है, आप उनको छोड़ देते हैं, यह भी आपके लिए उचित विकल्प नहीं है, क्योंकि आप यह करके आपकी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। आप जिम्मेदारी का परित्याग कर रहे हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया, अर्थात आपने अवैध दवा को दे दिया, भले ही आपकी मर्जी नहीं थी। यह जनता के लिए हानिकारक होगा, इसलिए यह विकल्प भी उचित नहीं है। तब आप क्या करेंगे? आप वरिष्ठ के उच्च अधिकारी से संवाद करेंगे, मतलब जो सीनियर है उसके भी सीनियर से बात करेंगे। यह विकल्प तार्किक प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है कि आपका जो बॉस है उसका भी जो बॉस है, आप उससे बात कर लो कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये मुझसे गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इनको समझाइए। ये कर सकते हैं। लेकिन यदि उच्चाधिकारी के उच्चाधिकारी भी इसमें शामिल हुए, मतलब जो बॉस के भी बॉस हैं वो भी इसमें शामिल हुए और वो फिर आपसे बोलने लगे कि नहीं आपको तो ये करना ही पड़ेगा, तो आपका पासा ही आप पर उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि आपको सेफ जोन में जाना है, फिर से और ज़्यादा दलदल में नहीं गड़ना है, ठीक है। इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं होगा। अगले विकल्प को देखते हैं, मीडिया से संवाद बनाना। आप क्या करें? मीडिया के पास जाएं, इसमें मीडिया की सहायता लें। मीडिया का युक्तियुक्त उपयोग, अर्थात आप टैक्टिक्स जो रणनीति है उसके द्वारा यदि इसका उपयोग करेंगे, इस प्रकार के अवैध कृत्यों के खिलाफ विधिवत कानूनी कार्यवाही के हितधारकों में विस्तार करेगा। अर्थात मीडिया का जो उपयोग है ना, मीडिया का उपयोग जो अवैध दवा है उसके लिए जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनको भी समेटेगा, अर्थात उनको भी आपकी टीम में लाकर खड़ा कर देगा, और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी संलिप्त हैं उन पर सार्वजनिक दबाव बनाएगा, जिससे कि वो आप पर दबाव बनाना छोड़ देंगे और आपसे कहना छोड़ देंगे, तो आप जो कार्यवाही करना चाहेंगे वह कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार से यह विकल्प उचित रहेगा। 2 लाइनें लिख दें अंत में कि चौथा विकल्प अनुकरणीय होगा जो प्रकरण को सुलझा सकता है। शब्द सीमा समाप्त होने वाली थी, इसलिए आप संक्षिप्त में दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई और अच्छा हो तो आप उसे यहाँ पर जरूर पुट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या था, और उसी के हिसाब से फिर हम उत्तर देखेंगे। उपरोक्त प्रकरण से निपटने के लिए आपकी क्या कार्यवाही होगी, मतलब आप क्या करेंगे इस प्रकरण को सॉल्व करने के लिए। तो विकल्प हमने ऊपर देख ही लिए हैं। चौथा विकल्प हमको पसंद आया है कि हम मीडिया का सहयोग लेंगे, लेकिन यह प्रश्न ये है कि आपकी कार्यवाही का वर्णन कीजिए। मीडिया का उपयोग तो आप कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो देखते हैं उत्तर। गठबंधन से परिपूर्ण इस प्रकरण से निपटने के लिए मैं, यानी आईपीएस अधिकारी आपको बनाया गया है इसलिए आप मैं लिख सकते हैं, निपटने के लिए मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का सहारा लूंगा। ये आपने इंट्रो दे दिया कि मैं भैया मीडिया को रणनीतिक तौर पर उपयोग करने वाला हूं। मीडिया को जानकारी देना व्यापक रूप से समस्त जनता के प्रति स्पष्टता और अनुक्रियता से मेल खाता है। अर्थात मीडिया को जानकारी देना समस्त जनता को सम्मिलित करेगा, मेरे पक्ष में उनको लाएगा। यह कदम राजनेता व वरिष्ठ अधिकारियों पर एक जनता का दबाव बनाएगा जो इस मामले की तीव्रता को कम करेगा, अर्थात ये जो जितना इंटेंसिटी इस केस की है उसको कम कर देगा, जिससे कानूनी कार्यवाही को बाधित करने वाली कड़ी समाप्त हो जाएगी। जनता का जो प्रेशर राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों पर पड़ेगा तो वह कड़ी टूट जाएगी जो दबाव बना रही थी, और दबाव बनना जैसे ही बंद हुआ तो कार्यवाही आसान हो जाएगी। इसके लिए मैं मीडिया को एक रणनीतिक तौर पर प्रयोग करूंगा। इसके लिए मैं क्या क्या कदम उठाऊंगा उन्हें पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मीडिया को
इस मामले की प्रस्तावना रूपी छवि प्रदान करूंगा। मतलब सबसे पहले पहला कदम जो सबसे फर्स्ट मेरा होगा कि मैं मीडिया को एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि भैया ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, आप थोड़ा संज्ञान में इसे ले लो, ताकि जो मुझ पर दबाव बना रहे हैं वे लोग मेरे ऊपर दबाव बनाना कम कर दें। यदि दबाव बनाना भी कम कर देते हैं प्रारंभिक रूप से तो कोई बात ही नहीं है, केस ही सॉल्व हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगे की रणनीति का फिर से विस्तार करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखेंगे शब्दों में। सर्वप्रथम मीडिया को इस मामले की प्रस्तावना रूपी छवि प्रदान करूंगा, जिससे यदि मामला यहीं पर समाप्त होता है तो उचित है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वरिष्ठ अधिकारी मुझे ऐसा कदम उठाने से रोकेंगे। मतलब आप थोड़ी सी जानकारी मीडिया को दे देंगे तो वरिष्ठ अधिकारियों को शक होगा कि मीडिया को जानकारी किसने दी, तो वे आप पे अनुचित दबाव फिर से बनाएंगे। तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इस केस को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। मेरा दूसरा कदम यह होगा, कहां गया, ये मेरा दूसरा कदम यह होगा कि मैं तकनीकी का उपयोग राजनेता व वरिष्ठ अधिकारियों की छवि को उजागर करने के लिए करूंगा। यहां तकनीकी से मतलब है कि आप मोबाइल फोन का, कैमरे का, ड्रोन्स आदि का, जिसका भी आप उपयोग कर सकें उसका उपयोग हम करेंगे। क्यों? साक्ष्य जुटाने के लिए। क्योंकि जो अधिकारी मेरे ऊपर अनुचित दबाव बना रहे हैं उनके इस दबाव को रोकना ही नहीं बल्कि इस कड़ी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना और उनको उचित दंड भी मिलना जरूरी है। इसलिए मैं साक्ष्य जुटाऊंगा। यह साक्ष्य अभियोग में सहायक होंगे, अर्थात अभियोग से मतलब जो केस चलेगा अदालत में उसमें मेरी सहायता करेंगे यह सिद्ध करने में कि मैं बेगुनाह हूं और इन लोगों ने ही मुझ पर अनुचित दबाव बनाया था। यह साक्ष्य फोन की रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप कुछ भी हो सकते हैं। यह कदम भविष्य में ऐसी क्रियाओं पर लगाम लगाएगा और उन लोगों को सबक देगा जो कि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अब देखते हैं यह सब साक्ष्य जुटाने के बाद आपका क्या कदम होगा। अब मीडिया व न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को कानून के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो साक्ष्य आपने जुटा लिए हैं, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर हो गया है, दबाव बहुत ज्यादा बन जाएगा इस समय तक, तो आप उन साक्ष्यों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उचित रूप से प्रस्तुत करेंगे मीडिया के समक्ष और समय आने पर न्यायालय के समक्ष, ताकि आप जो है निष्पक्षता से अपने कार्य को संपादित कर सकेंगे और कार्यवाही को जारी रख सकेंगे। आप ये जो प्रकरण आप उपस्थित यहाँ पर कराएंगे यह इस कड़ी को तोड़ देंगे, जो गठबंधन की कड़ी है उसे तोड़ देंगे और प्रकरण को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। इस तरह आपकी रणनीति विस्तार पूर्वक आपको लिखनी पड़ेगी। आप कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन में हमको भविष्य की राह दिखानी होगी कि भविष्य में इस तरह की गठबंधन पूर्णतः निजी क्रियाओं पर एक कठोर आघात के रूप में होगा। इस तरह का सॉल्यूशन जो भविष्य में यदि कोई ऐसी कार्यवाहियां होनी चाहेंगी तो उन पर एक कड़ा आघात होगा जो भ्रष्टाचार की मूल पर प्रभाव करेगा, मूल अर्थात जड़ पर प्रभाव करेगा। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा था। अगले क्वेश्चन में हमने पूछा था 7 मार्कर में कि भविष्य में इस तरह के अनैतिक एवं भ्रष्ट कार्यों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन उपायों का आप वर्णन करें। अब इस प्रकार का क्वेश्चन केस स्टडी में कहीं पर भी नहीं है। कुछ पॉइंट आप इसे ही एब्स्ट्रैक्ट करके लिख तो सकते हैं लेकिन मुश्किल से 1-2 पॉइंट ही रहेंगे, उतने से काम थोड़ी ना चलने जाना है। 7 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ तो डाटा की मांग कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, हमारे सिलेबस का कितना उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इंट्रो के रूप में कि राष्ट्र की उन्नति हेतु राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियों का कानून की प्रक्रिया के अनुरूप संचालित होना अनिवार्य है। इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम उपायों को लिख देंगे कि ये कर देंगे तो भविष्य में इस तरह के मामले कम हो जाएंगे। सबसे पहले उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाए। कैसे? राजनीतिक प्रशासनिक कार्यशैली में उत्तरदायित्व की वृद्धि इन क्रियाओं पर अंकुश लगाएगी। अर्थात आप उत्तरदायित्व को उन पर बढ़ा देंगे कि नहीं भैया ऐसे नहीं करते हैं, जनता का आपके ऊपर, जनता का पैसा है, जनता का आपके ऊपर दबाव है, तो अच्छे से काम कीजिए। अगला हम क्या लिख सकते हैं? पारदर्शिता को बढ़ाकर। पारदर्शिता यदि
क्रियाओं में आ जाएगी, प्रशासनिक कार्यों में पूर्णतः पारदर्शिता आ जाएगी, तो जनता को पता रहेगा कि पैसा आया था तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया, कहाँ पर लगा। तो इस तरह से पारदर्शिता कारगर होगी। पारदर्शिता जनता के प्रति शासन को जवाबदेह बनाती है। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार एवं नियमों की अनदेखी पर लगाम लगेगी। अगला पॉइंट देखें क्या होता है, राजनीतिक तटस्थता। यह कैसे काम करेगा? राजनीतिक तटस्थता से मतलब ये है कि एक प्रशासक जो रहेगा वो राजनीति से दूर रहेगा, कि देश में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उनसे दूर रहेगा। तो प्रशासकों की राजनीतिक तटस्थता इन गतिविधियों को प्रारंभ होने से ही रोक लेगी। मतलब ये है कि मैं एक लोक सेवक हूं, मैंने बोल दिया कि मुझे राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, आपका जो भी दबाव है मेरे ऊपर कुछ काम ही नहीं करता, तो राजनेता फोन लगाने से पहले ही सोच लेगा कि यार इसको तो फोन लगाना ही बेकार है, वो बात ही नहीं सुनता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, आदर्श आचरण संहिता। आदर्श आचरण संहिता इस प्रकार के मामलों को रोकने में किस तरह हमारी सहायता कर सकती है? कोड ऑफ कंडक्ट का कठोरता से अनुपालन भ्रष्टाचरण को रोकेगा। अर्थात जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसका यदि हम कठोरता से अनुपालन करवाएंगे प्रशासन में, तो वह भ्रष्टाचरण को रोकेगा। अगला पॉइंट क्या है? संस्थात्मक सुधारों द्वारा। संस्थात्मक सुधारों से आशय क्या है? जो संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार आदि के लिए उत्तरदायी हैं, इनको रोकने के लिए, इन पर नियंत्रण लगाने के लिए उत्तरदायी हैं, उनमें और ज़्यादा सुधार किया जाए। तो देखते हैं, भ्रष्टाचार व अन्य मामलों को देखने वाली संस्थाओं जैसे लोकपाल, सीबीआई, सीबीसी आदि को अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सके और भ्रष्टाचार को रोकने में ये अपनी अधिक प्रभाविता को दिखा सकें। इस तरह आप संस्थात्मक सुधारों को लिख सकते हैं। अब कुछ अन्य सुझाव भी लिख देंगे यहाँ पर ताकि हमारे प्रश्न को और सटीक बनाया जा सके। कानूनों का कठोर पालन हो, इससे भ्रष्टाचार रोक सकेगा। लोक सेवकों की सभी भर्ती परीक्षाओं में नैतिकता के साथ भ्रष्टाचार रोधी पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए ताकि वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो भी इस तरह की गतिविधियों को नहीं करेंगे, वो भी तो लोक सेवक ही है ना, भले ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है। जनता व मीडिया के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। ये एवरग्रीन पॉइंट है, कहीं भी लिख सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि जनता जागरूक रहेगी तो इस प्रकार के मामलों को ज़्यादा तेजी से उछालेगी, और ज़्यादा तेजी से जब ये मामले उछलते हैं तो दबाव वरिष्ठ अधिकारियों पर आ जाता है जो कि अनैतिक कार्यों को सपोर्ट करते हैं। इस तरह आप इस सुझाव को लिख सकते हैं। और शब्द सीमा समाप्त होने के कारण यहाँ पर हमने छोटा सा कंक्लूजन दिया है, आप यहाँ पर बड़ा लिख सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को भविष्य में रोका जा सकेगा। मतलब यह है कि जनता एवं मीडिया के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाकर इस प्रकार की गतिविधियों को भविष्य में रोका जा सकेगा। साथियों, इस तरह हमारी यह केस स्टडी भी वीर गति को प्राप्त होती है। साथियों, यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि थोड़े व्यवहारिक रूप से जो केस स्टडीज आने वाली हैं उनको सॉल्व हम कर सकें। बाकी केस स्टडीज के लिए हम विस्तृत श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं कुछ समय बाद। वहाँ पर आपको केस स्टडीज क्रमबद्ध रूप से कैसे सॉल्व की जानी है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और उसी श्रृंखला में बहुत सारी केस स्टडीज को भी आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपके जो प्रारंभिक भय हैं केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और वीडियो को समाप्त करने की ओर हम चल रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, यही केस स्टडीज़ में आपको सहायता करेगी। और केस स्टडी में जो डेजिग्नेशन आपको दिया जाता है उसे आप मूल रूप से मान लें कि मैं आईपीएस अधिकारी ही हूँ, स्वास्थ्य अधिकारी ही हूँ। तो उससे क्या है, आपके ऊपर एक दायित्व आ जाएगा, थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी, आयाम आपके विस्तृत हो जाएंगे। और कीवर्ड्स को एक रफ पेज में लिख लें, उसी कॉपी में पीछे आगे जहां भी बनाना चाहें एक रफ पेज में लिख लें कि ये कीवर्ड्स हैं, तो यह आपको सामग्री के रूप में कार्य करेगा। इस तरह आप केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, आप आगे टेस्ट देने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत से छात्रों ने उसको ज्वाइन भी कर लिया है। आप भी ज्वाइन करें और निश्चित रूप से सफलता के लिए यह एक आपका ठोस कदम होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।